उसके बाद 15-20 दिन के बाद उस लड़के की डेथ हो गई। कि एक साहब किसी छत पे जाके किसी से बात किया करते थे। अब जो है वो वहाँ से वापस आती थी तो चलते चलते गायब हो जाती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम ऊपर आ रही थी ऐसा लग रहा था कोई 50 या 60 साल की बूढ़ी औरत है। Hello, it's me, long time no see, and this is episode 3 of the Soulcast series. I'm joined by a very prestigious guest today, Kehkeshan Bukhari. Please, Kehkeshan, tell us about yourself. हाँ, क्योंकि अब आपको जो है इंट्रोडक्शन आप भूल गए। जी, obviously. See, you are sitting with the journalist. जी, इसीलिए तो। अब मैं क्या रिवायती शुरू करूँ बातें। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं कवर करती हूँ लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट फॉर जियो न्यूज़ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट। यस, और मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं बातें कर लेती हूँ अच्छी, ख़वातीन के मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर लेती हूँ। आप मेरी उर्दू देख रहे होंगे माशाल्लाह से। जी, वो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। हाँ, और मैं क्या करती हूँ, क्या करती हैं आप? मैं गज़लें सुनती हूँ। वो तो सुनती हैं। और मैं क्या करती हूँ, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आप स्टोरियाँ भी सुनाती हैं? मैं स्टोरीज़ भी सुनाती हूँ। यस, मैंने हॉरर स्टोरीज़ भी। मैं ट्विटर के ऊपर आपका सेशन लगता था जब तक ट्विटर सेशन लगता था। उफ अल्लाह। हाँ, तो रमज़ान में लगता था हर साल। भाई मैं आपको जानती हूँ कि डॉक्टर सोलंकी बेस्ट स्टोरी सुनाते हैं, तो इस तरह हमारी बातचीत हुई थी, ट्विटर पर ही हुई थी। हाँ। मुझे नहीं पता था कितने रिनोन लोग उस ग्रुप में ऐड हैं। रानून तो नहीं कह सकते मैं, ठीक है नहीं, बस। लेकिन मुझे बताया गया था। नहीं, मैंने खुद भी तो देखा था ना, बल्कि मैंने आपको मिनहाज के जुनेद के, मिनहाज के और आपके अपने पॉडकास्ट पे देखा था। जी, तो लेकिन आप भी तो स्टोरियाँ सुनाती हैं वेरी यूनिक। हाँ, मैंने नहीं सुनी थी वो पहले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस प्रोफेशन की। यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और आप हर बंदे की अपनी एक कहानी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो सबके पास इतना कुछ है बताने के लिए, और लोग इतने ओपनली आपसे चीज़ें शेयर कर लेते हैं। मतलब वो आपके आगे लिटरली बैठ के अपने फाइनेंसेस को रेंट करोगे। मैडम, मेरे साथ तो ज़िंदगी में जो हुआ है मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब स्कूल की स्टोरी करने गए तो बच्चे वहाँ कह रहे हैं, मैडम हमारे तो घर वाले हमें पढ़ने ही नहीं देते, हम तो इतना पढ़ना चाहते हैं। मतलब एवरीवन इज़ सो वोकल अबाउट थिंग्स। Yeah, everyone has a story to tell. Yes, the world has a story to tell. Yes, the world is a story basically, अगर आप देखा जाए। और कुछ लोगों की एक एनर्जी होती है। अभी पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी एक खातून थी, उनकी एक एनर्जी थी। उनकी खासियत ये थी कि वो लोग उनके पास आके खुद से स्टोरी सुनाना शुरू कर देते थे, जबकि उनको सुनना भी नहीं होती थी तब भी। तो ये भी एक मसला है, एनर्जी का इशू होता है। हाँ, आई थिंक कि आपकी जो वाइब होती है ना, मैं बिलीव करती हूँ कि एनर्जी और वाइब तो ये बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप हर किसी से नहीं कह पाते अपनी बातें। आप मतलब खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अच्छा, जो लोग नहीं कह पाते ना, लोग उतना ही उनको ही ज़्यादा सुनाते हैं। हाँ, वो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की खास एक एनर्जी पैटर्न होता है। हाँ, वो दुकान खाली पड़ी हुई होती है, जैसे ही आप घुसे साथ में बहुत सारे लोग आ गए। ऐसे ही है। वो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली एक एनर्जी होती है। अच्छा, वो बेचारे ऐसे होते हैं कि वो खुद अपना मसला किसी को बयान नहीं कर पा रहे होते। हाँ, और लोग उनको आके बार बार ना, देखें मेरे साथ ये हुआ, देखें मेरे साथ वो हो गया, देखें। और जब वही बंदा बोलता है ना, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वही अगला बंदा बोलेगा, यार आप थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप हाँ। है ना। नहीं, एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि आप किसी को अपनी सिचुएशन बता रहे होते हैं ना कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, तो अगले के भी वही सिचुएशन होती है। हाँ। कि यार ये तो कोई बात नहीं है, मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है और मैं तो इसके लिए ये करता हूँ। हाँ। मतलब बाज़ लोग आपको ये भी नहीं कह रहे होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएं या थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो कह रहे होंगे कि यार तुम ये करो और यू विल बी फाइन। हाँ, वो एक ये तो हमारा पेटेंट है ना। हाँ, मतलब मैंने भी आपको कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें बताई थी, आई एम सॉरी। वो होता है, वो हमारा पेटेंट है। जैसे रास्ता नहीं पता ना, हाँ लेकिन आगे इस रोड पे देख लें, आगे जाके। बट आई टोल्ड यू बिकॉज मैंने वो सारी चीज़ें खुद अप्लाई की और मुझे उससे फ़ायदा हुआ। हाँ, तो अच्छी एडवाइस दी थी। व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस यू शुड एक्सरसाइज, मेक अ स्केड्यूल एंड इस तरह की सारी चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज फारिग दिमाग जितना आप छोड़ते हैं ना, उतना वो अजीब ख्यालात, शैतान का कारखाना वाली पॉलिसी आती है। अच्छा, मेरे साथ ये मसला है कि जब मेरा दिमाग खाली होता है तो मेरे पास स्टोरीज़ के आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स एक्सप्लोर दिस। ये तो और क्रिएटिव। लेकिन एक दफ़ा जब मैं उस चीज़ में लग जाऊं
तो मेरा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब जब वो दिमाग आपको खुद कह रहा होता है ना कि बस अब सही है छोड़ दो। नहीं तो वो निकलना मुश्किल, मतलब यू वांट दैट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है ना आप। हाँ, लेकिन उसके और भी पहलू निकल जाते हैं। मतलब अगर आपने सोचा कि आप फॉर एग्जांपल फूड कल्चर पे एक सीरीज़ बनाते हैं, सही है। बल्कि सीरीज़ नहीं, आपने सोचा एक स्टोरी करते हैं, करने आप स्टोरी का, आपने कहा ये तो पूरी सीरीज़ है। हाँ। आपने वो सीरीज़ कर लिया, आपने कहा यार ये सीरीज़ नहीं, ये तो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, एंड आई डिड दिस। वेरी गुड। और मेरे चैनल में मतलब मेरे जो बॉस हैं उनको मैंने जाके पहला आइडिया पिच किया। मैंने कहा सर ये बनारस टाउन पे वी कैन डू अ स्टोरी, एंड ही सेड क्या करेंगी? मैंने कहा सर एक्चुअली स्टोरी थी कि हम साड़ीज़ पे करेंगे, बट दी साड़ी मेकर्स आर इन बनारस टाउन, सो हम बनारस टाउन गए, हमने उन पर स्टोरी की। मैंने कहा नो, देयर इज़ एक्चुअली अ स्टोरी जो हम बनारस टाउन पे कर सकते हैं। सही है। सो वो करते करते वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई। और फिर अब उसके व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या? फिर आपके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो गई हैं ना कि यार ये तो एक चीज़ में से दो चीज़ें, दो में से तीन चीज़ें निकल गई। सो ये मेरे साथ बहुत गंदा मसला है। मतलब मुझे लगता है कि कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही है। नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस एंड आई थिंक कि देखिए क्रिएटिव लोगों का मसले यही होते हैं कि व्हेन टू स्टॉप। एक तो ये शुरू हुआ तो फिर एक चीज़, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब वही बात है ना, वीडियो बनानी है, वीडियो में क्या बनाना है, हमने ये बनाना है, ये बनाना है, नहीं जी हमने हॉरर बनाना है, हॉरर में क्या दिखाना है, ये दिखाना है। अब वैसे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि एंड आपने बजट को देखते हुए यहाँ रोकना है कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। रिसोर्सेज भी नहीं है, बजट भी नहीं है। लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस का यही तो प्रॉब्लम है। दिमाग का भी एक बजट होना चाहिए यस। कि भाई इससे ज़्यादा नहीं है मेरी कैपेसिटी। हाँ, तो उसके बाद दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, मज़े की बात है जिनका ख़राब होता है फिर मुश्किल से ही वो सही होता है, फिर पैसे लगते हैं। जी पैसे लगते हैं, लेकिन जिनका दिमाग ख़राब होता है उसके चक्कर में वो 10 लोगों और का भी दिमाग ख़राब कर देता है। वो तो सर देखिए, वो कहते हैं ना हमारा नेशनल इशू है ये। हम कहीं बाहर अगर रहे, वो कहते हैं ना हम कहीं बाहर पैदा हो जाते हैं, हमारे अम्मा अब्बा गोरे होते, तो हम किसी को अपने मसले बताते, कम से कम वो ये तो नहीं कहता कि ये कर लो। हाँ। और कुछ नहीं तो भाई नमाज पढ़ लो। तो देखिए बेचारे वो इनोसेंट से लोग हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से बात उनकी कर सही रहे है, हैं। लेकिन शायद वो वक्त और मौका नहीं है एक्चुअली लोग समझते नहीं है। वो वही वाली बात है ना, स्किज़ोफ्रेनिया वाली, कि बंदा अगर मेंटली डिरेंज्ड है, एक वक्त एक पर्सनैलिटी है, दूसरे वक्त दूसरी पर्सनैलिटी है। सबसे पहले आपका कहाँ ध्यान जाएगा, इस पे तो जिन चढ़ गया है। हाँ। अब वो पैदाइशी स्किज़ोफ्रेनिया क्या, घर वालों को पता है कि वो डुअल पर्सनैलिटीज़ हैं उसकी। बच्चे को तो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये तो पागल है। बैक इन 2022 मैंने इस पर एक स्टोरी की थी एक डॉक्टर के साथ। उन्होंने मुझे बताया, मतलब हम उसको एस्पेक्ट दे रहे थे कि ये सिर्फ जिन हो सकता है, साया हो सकता है, या ये कोई दिमागी बीमारी भी हो सकती है। तो जब ऑडियंस को वो चीज़ें एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट वो जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि मेरे पास एक पेशेंट आया। अच्छा, वो सुना भी ना इतने माहौल से नहीं, आपकी तरह बिल्कुल कि पूरा माहौल बना दिया उन्होंने उस जिन का। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक पेशेंट आया और मैं अपने रूम में बैठी हुई थी। ही वॉज अ बॉय, ठीक है, यंग लड़का था, 16-17 साल का। उसको मैंने देखा, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसके सर्टेन साइंस थे कि वो नाखूनों को यूं कर रहा है और कुछ मतलब अजीब सा था। फिर मैंने उसको चेक करके उसके पेरेंट्स को बुलाया कि एक्चुअली इनका मसला क्या है। इनको तो मैंने देख लिया, मुझे समझ में भी आ गया कि फ़ॉल्ट क्या है। उसके पेरेंट्स ने कहा कि फ़ॉल्ट ये है, ये बच्चा जो है, लड़का जो है, ये हमें कहता है कि मेरी पड़ोसी मुझे मार देगी। सही है। ये बंदा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, और इसके दिमाग में दर्द रहता है। ये कहता है कि मेरे सर में भारीपन है, और इसको ये बात कंफर्म है कि इसकी जो पड़ोसन है वो इसको मार देगी। ठीक है। मतलब ये बात इसके दिमाग से निकल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर कहती हैं कि हमने उसको एडमिट तो नहीं करना था, लेकिन ऑब्जर्वेशन में उसको रखा, क्योंकि वो जो सर्टेन कंडीशन उसकी बता रहे थे, वो रूम में बंद रह कर ये सारी चीज़ें करता था। तो हमने उसको ऐसे ही एक स्पेस दिया जो रूम था, उस लड़के को कहा कि तुम वहाँ जाओ। वो रहा। तो जब रात हुई तो उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी, और फिर वही कि वो मुझे मार देगी मार देगी। तो वो डॉक्टर कहती हैं कि मुझे ये अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इस लड़के को कैसे पता है कि इसको कोई मार देगा, या इसकी तख़य्युलाती दुनिया में जो फिक्शनल वर्ल्ड है आपका, उसमें ये चीज़ें बैठी हुई हैं, पढ़ पढ़ के चीज़ें
अब वो गई उसके पास, उन्होंने बड़ा उसको एग्जामिन किया, चीज़ें चेक करती रहीं, तो आखिर में वो कहती हैं कि मैं रात को 5 बजे तक उसके साथ बैठी और मुझे जवाब ही नहीं मिला उससे कि ये क्यों है। द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने उसे अपने मतलब जहाँ वो बैठती थी अपने कमरे में बुलाया, उससे बातचीत की, तो उन्होंने ऐसे हंसते हंसते, उस वक्त उनका कोई मूड नहीं था कि मैं अब इससे जो है डिटेल में डिस्कशन करूं, उन्होंने कहा मैंने पूरी रात तुम्हारे साथ बैठ के गुजारी, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हें कौन मारने वाला है और कौन किसने तुमसे ये बात की है। तो उसने उनके बिल्कुल पीछे इशारा किया, उसने कहा ये जो आपके पीछे खड़ा हुआ है ये तो मेरे साथ रहता है और यही तो मुझे बताता है कि क्या होने वाला है और मुझे कौन मारेगा, और इसने मुझे बताया कि वो मुझे जहर दे के मारेंगी, तभी तो मैं घर का खाना नहीं खाता, मेरे घर वाले मिले हुए हैं। तो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ गए, उन्होंने कहा तुम्हें इसने बताया कि तुम्हारे घर वाले जो है वो पड़ोसन से मिले हुए हैं? तो वो कहता है कि मेरी जो अम्मी हैं उनके इतने पैसे उन्होंने उधार लिए थे और अम्मी ने वो पैसे वापस मांगे, उनका कोई आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ, उनके दरमियान ये तय हुआ कि हम इस लड़के को मिलके मार देंगे। मतलब ये बहुत ही अजीब, मुझे भी बहुत अजीब साउंड कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद 15-20 दिन के बाद उस लड़के की डेथ हो गई। ओह। तो वो कहती हैं कि मतलब क्या कि मेरा बड़ा अपने आप से मैं बड़ा उलझती थी इस चीज़ पर कि मैं डॉक्टर थी और मुझे पता था कि ये इस बंदे की ये कंडीशन है और उसके घर वाले शुक्र है कि वो इस तरह के नहीं थे कि इस पे जिन है या कुछ है, लेकिन मैं भी बहुत सरप्राइज हुई क्योंकि जो चीज़ें वो बता रहा था वो सही थी। तो ये एक बड़ा अजीब सा केस था, यानी ये ट्रू स्टोरी थी, ये ट्रू स्टोरी जिसको लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज समझ रहे थे। साइकोलॉजिकल इशू। वैसे मैं समझता हूँ कि 90% साइकोलॉजिकल होता है, 10% ऐसा कुछ होता है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज कि ये पहले भी इस तरह की स्टोरीज मैंने सुनी हुई है कि कोई कह रहा है कि मुझे वो मार देगी या वो ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, घर वाले बिलीव नहीं कर रहे, इवेंचुअली ऐसा हुआ कि कुछ हो गया। अब मशहूर ज़माना एक स्टोरी थी कि एक साहब किसी छत पे जाके किसी से बात किया करते थे, पॉडकास्ट में भी सुना चुका हूँ। तो सब यही समझते थे घर वाले कि ये थोड़ा सा हिल गया है, दिमाग ख़राब है। कुछ लोग ये समझते थे कि ये ड्रामे कर रहा है, इसका किसी और के साथ अफेयर है, घर वाले जो है ये, दिस इज़ लाइक पुराना ज़माना 50s-40s की बात, तो किसी के साथ और इंटरेस्टेड है। और जनरली वहाँ तो यही होता है ना, भाई फुप्पो आ गई अपनी बेटी के साथ कि भाई इससे इसकी सेटिंग है, तो ये इसलिए ड्रामे कर रहे हैं ताकि फुप्पो वाली से ना करे, किसी और के साथ इसका चल रहा है। अब वो बंदा रोज़ रात को जाता था, उनकी बड़ी बहन जो थी वो कहती थी ये छत पे जाके किससे बातें करता है, लेकिन ऊपर जाते तो कोई नहीं होता था। एक दिन बड़े भाई साहब बगैर बताए ऊपर चले गए, तो वो बैठे हुए थे और छत पे क्यों गए, क्योंकि वो सांस उनको नहीं आ रही होती थी नीचे, तो वो बाकायदा छत पे जाके चारपाई डल गई थी कि सांस नहीं आती भाई मुझे नीचे, मेरे तो तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो ऊपर बैठना शुरू हो गए। एक दिन चुपके से ऊपर चले गए बड़े भाई, देखते हैं ये बैठे हुए किसी से बातें कर रहे हैं, कोई है नहीं वहाँ। अच्छा। तो जब अचानक से जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं, तो पूछते हैं किससे बातें कर रहे हो, तो वो बोलता है वो सामने तो बैठी हुई है। तो बोलते सामने, फिर वो समझते हैं मजाक कर रहा है, वो मजाक में बात डाल देते हैं। इवेंचुअली ये इतना बढ़ता है ड्रामा कि लोग कहते हैं भाई क्या मजाक बना लिया है इसने, तो शायद या हमें बेवकूफ़ समझता है या खुद नफसियाती है। इवेंचुअली क्या होता है कि एक रात जब ये बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है ना, ये बेवकूफ़ी बंद करो और नीचे बैठो और वापस आओ, और ये रात में तुमने क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है, तो बातें हो रही होती हैं। सर्दी का ज़माना है, तो सिस्टर उनकी बोलती हैं, उन साहब की सबसे छोटे भाई थे ये, कि अपने बड़े भाई को कि उसको जाके कोई रज़ाई वज़ाई दे के आओ, बेवकूफ़ों की तरह ऊपर सर्दी में पड़ा हुआ है। वो जब ऊपर जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बातों की आवाज़ें आ रही होती हैं, और वो काफ़ी दिन से ये भी कह रहा होता है कि बस मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो वो घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं क्या पागलों की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बातें चल ही रही होती हैं, वो रात को रज़ाई लेके छत पे चढ़ते हैं, लाइक 15-20 मिनट्स आफ्टर जब वो बातें कर रहे थे, ऊपर जाते हैं, ऊपर कोई नहीं, घर पे ऊपर छत पे कोई नहीं है। मोहल्ला छांट लिया, पूरा इलाका छांट लिया, वो बंदा गायब, और लिटरली गायब। और ये स्टोरी जो इसने सुनाई थी, बेसिकली उनकी स्टोरी ये थी, वो छत पे रात को गए थे, ये उनकी दादी के भाई थे छोटे। अच्छा।
तो वो छत पे रात को सिगरेट पीने शायद गए होंगे या किसी इस चक्कर में, और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो दादी एकदम से उठ गई, ये छत पे किससे बातें कर रहा है, उसको बुलाओ नीचे। तो फिर जब ये नीचे आए और शोर शराबा हुआ, तो अब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी कि मेरे अच्छा। साथ मेरे भाई था एक, जो कि तुम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि वो ऐसा ऐसा हुआ था, वो आज तक नहीं मिला। तो ऐसा भी होता है कि आप नफ्सियाती समझ रहे होते हैं, वो हाँ कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन वही मिस्ट्री वाली बात है, यू डोंट नो फॉर श्योर हुआ क्या। यार, ये जो गायब होने वाली बात है ना, ये मैंने बड़ी करीब से एक्सपीरियंस किया है। मेरी एक कज़न होती थी जो बड़ी खूबसूरत होती थी, और वो थी भी बड़ी यंग, 17-18 साल की। तो उनके घर के आगे एक उनका कॉलेज था, मतलब वो सरकारी स्कूल वाला सीन। वो वहाँ जाती थी, मतलब कॉलेज जा रही है नॉर्मली, हाँ। डेली जो रूटीन है, लेकिन सुनते थे, मतलब मेरी जो हमारी जान है वो बताती हैं कि वो कॉलेज जो था वो हॉन्टेड था। और हम अच्छा खासा प्राइवेट में बच्ची का एडमिशन कराते कराते हमने उसे वहाँ का। सरकारी कॉलेज में सिर्फ इसलिए भेज दिया कि वो हमारे घर से लिटरली सिर्फ 10 कदम पर है, तो अच्छा। बच्ची हमारे सामने रहेगी। अब जो है वो वहाँ से वापस आती थी, तो उनके यूनिफॉर्म में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती थी। ये उन्होंने मतलब बताया कि बड़ी अजीब सा वो बिहेव करने लगी थी, वो चलते चलते गायब हो जाती थी। तो ये चीज़ बड़ी सुन के सब लोग हैरत करते थे कि कैसे कोई चलते चलते गायब हो हाँ। जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हुआ ये कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनको बहुत शदीद किस्म का टाइफाइड हुआ। और जब ये हो गया तो मतलब डॉक्टर से उनका इलाज विलाज चल रहा था, पता चला कि भाई वो बिल्कुल मतलब क्यों नहीं सही हो पा रही हैं समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये कोई इतना जानलेवा मर्ज़ नहीं है। तो अब उनको बहुत से लोगों ने ना शक में मुब्तला किया कि आपकी बच्ची कॉलेज जाती है, वो तो हॉन्टेड है। हाँ। तो वहाँ की जो अलाएँ बलाएँ हैं वो उसके साथ अटैच हो गई हैं। ठीक है। सही है। और वो आपकी बच्ची जो है उसके पास से एक अजीब किस्म की स्मेल भी आप कह रही हैं कि फ़ील होती है। सो हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो। खैर उन्होंने किसी को दिखाया विखाया, तो जिसने भी उनको देखा उसने कहा कि भाई इनके साथ कोई एंटिटी तो है, लेकिन क्या है ये नहीं ये पता। नहीं होता। और इसका हल क्या है? ज़ाहिर है कि नेक्स्ट इंसान यही क्वेश्चन करेगा ना कि भाई फिर ठीक करके दो। तो आगे से कहा कि नहीं, ये आप ऐसा करें, पानी पिलाएं, ये करें वो करें, वो ठीक हो जाएंगी। और वो क्योंकि बहुत सीरियस उनकी कंडीशन थी, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। 18-19 साल की थी, उनकी डेथ हो गई। तो अब उसके बाद वो अपनी मतलब अम्मी के ही ख्वाब में आई और उन्होंने कहा कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छी हूँ और मेरे बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करे कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। वो उठ के उन्होंने मतलब नॉर्मली सबको घर में बताया कि मैंने बहुत टाइम के बाद कमल को देखा है और वो इस तरह मुझसे कह के गई है। अजीब सी बात है, वरना कौन आपके ख्वाब में आके ये कहेगा कि मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं करो, नॉर्मली अगर कोई नज़र आ रहा हो ख्वाब में। बहरहाल कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर किसी को दिखाया। वो भी एक क्यूरियोसिटी थी उनकी माँ कि आखिर वाली ना, कि आखिर, क्योंकि वो कहती थी कि मैंने उसको देखा है, वो चलते चलते गायब हो जाती है। और फिर काफ़ी मतलब 2-3 घंटे के बाद वो मिलेगी, तो उनसे पूछो कि कहाँ से आ रही हो, तो वो कहती थी कि मैं ईरान से आ रही हूँ, मैं इराक़ से आ रही हूँ, मैं दिल्ली से आ रही हूँ। ये मतलब इस तरह के वो बिल्कुल डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लेती थी। जब उन्होंने दोबारा किसी को दिखाया तो उससे उन्हें पता चला, मतलब उनका कहना ये था उन साहब का जिन्होंने उन्हें ब्रीफ की सिचुएशन, कि भाई आपकी बेटी के साथ जो भी एंटिटी थी वो उसको ले गई है, और अगर आप अभी जाकर उसकी कब्र भी चेक करेंगी तो उसकी बॉडी भी नहीं होगी। डैम। तो ये बड़ा, यानी ये एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब मैंने अपने ख़ानदान में ही इस महसूस चीज़ में की। सिर्फ मुझे एक ही समझ में नहीं आती, क्योंकि ह्यूमंस एंड लेट्स से जिन्नात या मिक्स नहीं हो हाँ, मिक्स सकते। नहीं हो सकते। एक अलग दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड एक एनर्जी का वर्ल्ड है, मतलब लाइक आग और पानी वाला हिसाब है। हाँ तो आदमी तो समझ लें मर गया तो गया, हाँ, और हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि वो गया तो मतलब दुनिया से वापस गया, नहीं आ वापस सकते नहीं आप। आ सकता। तो ये फिर उसकी बॉडी वगैरह के साथ बॉडी क्या कैसे ले करेंगे? जा सकते हैं? ले भी ये जाते हैं तो करेंगे क्या? वो ही इज गॉन। आई डोंट नो, शायद सजा के रखते हो। देखिए बेसिकली उनको जो अच्छा लगता है आपके अंदर वो आपका चेहरा ही होता है। हाँ। ठीक है, वो आपकी अच्छाइयों से तो अट्रैक्ट नहीं होते, नहीं, बल्कि अच्छाइयों से मतलब आपकी आपकी हैबिट से मे बी वो अट्रैक्ट हो जाते हों, कि अगर कोई तिलावत कुरान कर रहा है तो देयर आर गुड जन्नात जो उससे अट्रैक्ट होंगे, हाँ। और अगर कोई बड़ा नमाजी है तो चलें वो अट्रैक्ट हो गए।
लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर आपकी बॉडी ही है। जनरली वैसे हमने क्या सुना है, हमने सुना है अबाउट हेयर, हमने सुना है हाँ, अबाउट, बालों पर आशिक एजेंट। जी हाँ, बालों पे आशिक हो जाते हैं, चेहरे पे हो जाते हैं, परफ्यूम अगर आपने लगाया हुआ हो तो उस पर अट्रैक्ट होकर आपके साथ चिपक जाते हैं, यही सब चीज़ें सुनी हैं। हाँ जनरली अगर बात की जो फिजिकलिटी के ऊपर ही हाँ, वो अट्रैक्ट physicality। होते हैं, मेंटल जो आपका जो भी प्रोसेस है उससे उनका कोई कोई ताल्लुक नहीं सरोकार है। नहीं, और वो इवन बिगाड़ देंगे आपका हाँ, सिस्टम। तो ये तो है। मतलब एक तो आप वैसी ज़माने से तंग आके वैसी आपकी बिगड़ी हुई है, और अगर ऐसा कोई सीन हो जाए तो और। ये तो है, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है ना कि बंदे के साथ इशू क्या है, मेंटल है या कुछ और है। बल्कि मैंने ये भी सुना है कि अगर आपके साथ अच्छी एंटिटी भी है ना, तो भी वो आपकी चीज़ों में आपको हेल्प आउट भी सर्टेन वेज में ही करेगी जब उसको आपसे कुछ मिल रहा होगा। तो टिट फॉर टैट तो होता है। तो यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है ना। मतलब यार आप मेरे साथ रह रहे हो तो मुझे फ़ायदा भी तो दो। नहीं ऐसा मतलब क्या करूं मैं आपके लिए कि आप मेरे नहीं, आप मेरी चीज़ें सेट कर दो। लोग करते होंगे कुछ ना कुछ, लाइक सुना तो है हमने, किसी ने किसी को सोना ला के दे दिया या यार किसी अब सांप के कहाँ बाद। होता है यार, हमें तो 5,000 रुपये नहीं मिलते कहीं से। हाँ वैसे ये तो मैंने भी सुना है कि 5,000 उल्टा वो ले जाते हैं। ले मेरे तो साथ लिटरली ये होता है। अच्छा। हाँ मेरे पैसे तो इतने गायब होते हैं, मतलब घर में तो मैं पैसे छोड़ ही नहीं सकती। सही है। चलें आपने छोड़ दिए और आपने घर में सबको बता दिया कि भाई देखो ये मेरी जगह है, मैंने यहाँ पे रखे हैं। द वेरी नेक्स्ट डे आप वहाँ जाएंगे, आप ड्रॉर खोलेंगे, कुछ भी नहीं। नहीं है वहाँ पे पैसे। कहाँ गए मेरे पैसे, कहाँ? इवन मेरे बैग से पैसे निकल जाते हैं मैं अगर हाँ। घर में छोड़ दूँ तो। अब तो मैंने पैसे रखना ही छोड़ दिया, तो क्रेडिट जाहिर है मैं कार्ड यही करूँगी। हाँ जिंदाबाद। तो मतलब आप अगर मुझे तंग ही किए जाएंगे तो मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं करूँगी, चाहे आप अच्छे हैं या बुरे। वो तो खैर लॉजिकल बात है ना हाँ कि अगर मैं आपको तंग करूंगा तो आप मुझे क्यों गालियां ही देंगे ना, और थोड़ी कुछ कहेंगे कि भाई। वाकई नहीं, मैंने ख्याल भी किया, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि देयर इज समवन जो मेरे पैसे चुरा रहा है ना। हाँ। तो मैंने फिर ख्याल किया, मैंने बोला यार इनको मिठाई विठाई पसंद होती है, अब यही कर सकते हैं ना आपके लिए, बकरे की तो हैसियत नहीं है भैया हमारी। हाँ। सो मैंने कहा कि घर वालों को भी नहीं बताऊंगी यार, मैं चुपचाप इनको कह के कि यार देखें मैंने आपके लिए ये चीज़ जो है ऊपर छत पे रख दी है, ठीक है। सो प्लीज़ गो एंड गेट इट। ठीक है। सही है, और उसके बाद मेरी चीज़ें छेड़ना बंद कर दो। आप यकीन करें मैंने ये भी कर लिया, मेरे साथ कुछ फ़र्क नहीं हुआ। मेरे दुपट्टे गायब हो जाते थे, कपड़े गायब हो जाते थे, और एक दिन तो मैं चीख पड़ी, मैंने कहा ये जो भी कोई मेरे कपड़े लेके जा रहा है, मुझे लग रहा कि पहले तो कोई मेरी बहनें ही शरारत कर रही होंगी। तो मैंने कहा भाई अगर ये कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा है तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ जाएगा। सो मेरी चीज़ें मेरी जगह पे रख दो। और हाँ। फिर वो मुझे अलमारी से ही मिला, ये अकेली वाहिद चीज़ थी जो मुझे वापस मिल गई। मेरी जाए नमाज गायब हो जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सजदेगाह भी होती है ना, मतलब आपकी दो चीज़ें हैं। तो वो गायब हो जाती थी। ये थोड़ा सा चलो बुरी चीज़ें भी, अगर बुरी चीज़ें हैं तो वो आपको तंग कर रही हैं, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो ऐसी हरकतें करेंगी। वैसे पता है इसमें भी एक बड़ा इशू है। जैसे एक साहब ने मुझे स्टोरी सुनाई थी जिसमें उन्होंने एक इस्लामाबाद में घर लिया था। सही। अब टेक्निकली वहाँ जो रहते थे सबको पता था वहाँ रहते हैं, लेकिन कोई इतना प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं था। हुआ ये कि सर्वेंट क्वार्टर में एक 2 छत्ती थी, अब वो भी थोड़े ओसीडी वाले भाई साहब थे कि बस अच्छा। एक एक अलमारी खोल के मैंने धुलवानी है हाँ। और फिर शिफ्ट कराऊंगा। तो वो बेचारी 2 छत्ती एक बंद पड़ी हुई थी सर्वेंट क्वार्टर में, उसके पीछे पड़ गया, भाई उसको खुलवाओ, खुल ही नहीं रही है। वो 2 बंदे जान लगा के बड़ी मुश्किल से उसे खोला, अंदर कुछ भी नहीं था, खाली थी। अच्छा। ये मट्टी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, बस उसको धुलवा साफ करा के फिर बंद कर दिया। अब उस दिन के बाद से जब वो शिफ्ट हुए, उनकी छोटी बेटी थी 3-4 साल की है, ऐसे ही कुछ, ज़्यादा बोल नहीं सकती बस छोटी, उसने भाई के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो अकेले बच्चा था घर में, पहले पेरेंट्स के साथ खेलती थी, अब वो खुद अपना कुछ खेलना शुरू हो गई। उन्होंने अजूम किया कि भाई ये इसने वो जो बनाते हैं इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा कोई, उसके साथ ये खेलती है। लेकिन होता यह था कि 2-4 दिन खेलती थी, उसके बाद बुखार हो जाता था। फिर अस्पताल लेके जाते थे, अस्पताल भाग के लेके गए, वहाँ जी बुखार उतारने के लिए दवाइयाँ चलनी है, और 10 किस्म की चीज़ें चेक की, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन वो होता यही था कि हर 10वें दिन उसको बुखार होता था, फिर अस्पताल के 2 चक्कर, फिर मतलब हर 10वें दिन उसको बुखार हो जाता था।
अब परेशानी की बात है कि इतना छोटा बच्चा बार बार बुखार होना इज़ नॉट गुड। उसकी ग्रोथ में 10 चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब ये लोग परेशान, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, मानते तो खैर कुछ भी नहीं थे, लेकिन वही बात कि हर डॉक्टर के पास ले जाए वो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। एक दिन कोई साहब ने उनको कह दिया कि आप इसको ज़रा दम वम करा दें, ये करा दें। अब वो जो भाई साहब थे वो इन चीज़ों में इतने थे नहीं, लेकिन उनकी वाइफ ने प्रेशराइज़ किया कि हम कोई 25 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और ये ग्रोइंग एज है बच्चे की, छोटा बच्चा है, उसको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। तो किसी को बुला लिया, मौलवी साहब को। मौलवी साहब आए, उन्होंने दम दरूद किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने इनको बताया कि आपके घर में एक फैमिली रहती है जो कहीं पे बंद थी। अच्छा। मतलब वो वहीं पे रहते थे, वहाँ से बाहर नहीं निकलते मतलब पहले से ही थे, पहले से ही थे वो निकलते नहीं थे बाहर। आपने उनकी जगह को खोल के कुछ छेड़छाड़ की तो वो सारे बाहर निकल गए। अब उनके कुछ बच्चे थे जो कि आपकी बच्ची के साथ अटैच हो गए, उसके साथ खेलते भी हैं। खेल कूद में क्या होता है कि वो उसको एक तरीके से पोजेस कर लेते हैं या इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो उसको बुखार हो जाता है, फिर उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो वैसे वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये ना चाहते हुए हो जाता है। तो फिर वो पूरा प्रोसेस कि भाई क्या करें, तो फिर जो उनकी जगह थी उनको वापस उधर बंद किया जाएगा, और वो पूरा कर करा के फिर वो 2 छत्ती में उसको डाल के बंद करते हैं, तो ये इशू उनका ख़त्म होता है। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे, जो जिन्नात 2 छत्ती वाले थे, उनके इरादे ख़राब नहीं थे। अच्छा, सही थे वो उनका बॉयज। साइड इफेक्ट यह था ना कि वो छोटी बच्ची को बुखार हो जाता था बार बार। दिस वाज द क्रक्स के वो ना चाहते हुए भी एक साइड इफेक्ट हो रहा ये मैंने पढ़ा था कि कुछ एनर्जीज इतनी हैवी होती हैं कि जब वो आपके साथ होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो आपको प्रेशर में ले आती हैं, जिससे आपकी जो बॉडी की कंडीशंस हैं वो चेंज होने लगती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये सही बात है। ठीक है। एक चीज़ एनर्जी है, हम लोग एक फिजिकल मीडियम में, हमारा मीडियम ही फ़र्क है ना, तो द फिजिक्स एक्चुअली डजंट मैच। वो आप पे कुछ फोर्स करते हैं तो आपके इंटरनल प्रोसेसेस हिलना शुरू हो जाते हैं। 220 की जगह 110 वोल्ट डाल दिया आपने, तो वो वाला मसला शुरू हो जाता है ना ये। अब यही साहब की एक और कहानी थी कि इनके वालदा की डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज इन इस्लामाबाद। तो ये रश करते हुए मतलब जल्दी से कराची पहुंचे थे, और विद इन अ फ्यू डेज़ उनके वालिद की भी डेथ हो गई थी। तो ही वॉज़ वेरी हार्ट ब्रोकन, और बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि मैं मौजूद नहीं था। और आप समझ सकती हैं सिचुएशन कैसी होती है। तो वो कहता था कि रोज़ ऑफिस के बाद मैं कब्रिस्तान जाता था। अच्छा। अपने वालिदैन की कब्रों पे खड़ा होता था, दुआएं मांगता था, मतलब उनके लिए फातिहा पढ़ता था, रोता था, खड़े होकर उनसे बातें करता था, ये सब करता था। अब ये मतलब ऑब्वियसली एक इमोशनल स्टेट है, हर बंदा जानता है कि जब कोई पेरेंट चला जाता है तो क्या उस पर गुजरती है। ऐसे ही है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये लेट हो गए। मतलब इनकी तो आदत थी, रोज़ पहुंच जाते थे, मगरिब होने से पहले पहुंच जाते थे, लेकिन इस दिन ये देर हो गई, अंधेरा हो गया, मगरिब गुजर गई, और इनका इतना मतलब क्योंकि एक रूटीन था इनका, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये लट से ईशा के बाद या ईशा के टाइम पे वहाँ पहुँच गए। अच्छा। कब्रिस्तान पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने ज़ारो कतार, मतलब जाते ही अपनी वालदे की कब्र देख के ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कह रहे मैं बस, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक है ना गिल्ट फैक्टर कि मैं अपनी आखिरी वक्त में वालदा के साथ नहीं था, मैं रो रहा हूँ। कह रहे किसी ने आके जिस तरह वो एक दिलासा देने के लिए आपको पकड़ते हैं ना, मुझे पीछे से पकड़ा। Someone hugged him from the back. और बालों में हाथ फेरना शुरू किया, जैसे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कह रहा है मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ, लेकिन जो भी वो था जिसने जब हाथ फेरा, तो वो ऐसी को टीसें उठी उसकी, मतलब उंगलियां फेरने से ये सर मतलब फटना शुरू हो गया। तो मैं उठा, सीधा हुआ, तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फीलिंग वही थी जैसे मेरे साथ कोई यहाँ पे खड़ा हुआ मुझे दिलासे दे रहा है। कह रहे मैं उल्टे पाँव भागा वहाँ से, क्योंकि ऐसा सर फटना शुरू हुआ था। फिर घर गए और वो बीमार पड़ गए, और घर वालों में चचा मौजूद थे, तो उन्होंने भी काफ़ी डांटा कि तुम पागल हो गए हो रात को, मतलब ये कौन सा टाइम है जाने वाला। तो वो ये कहते हैं एक्सपीरियंस की, मतलब जो भी चीज़ थी उसने मुझे टच किया, सिर्फ सर पे हाथ लगाया था, सर ऐसा फटा कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, मतलब सब रोना धोना बंद हो गया। यार, तो ये लोग जिन लोगों को पोजेस्ड करते होंगे उनकी बॉडी की तो हालत बुरी हो जाती होगी ना। होता है ना, कन्वल्जन्स हो रहे हाँ, होते हैं, बुखार वो हो जो रहे हम होते हैं एग्जॉर्सिस्ट में देखते थे वो जी रियल होता है इसका जी, मतलब। हाथ पैर उन लोगों के मुड़ रहे होते हैं, और ये सब कुछ होता है।
और दिस इज़ दैट 10% जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और वो भी ये कहा जाता है ना कि इन्होंने आपको जितना पोजेस्ड किया हुआ है, ये पूरी तरह हुलूल नहीं किया इन्होंने आपकी बॉडी में, मतलब वो आना चाह रहे हैं अभी, ये इनिशियल स्टेजेस ये है। इनिशियल स्टेजेस हैं। और फिर जिसको ये कैप्चर कर लेते हैं वो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। ऐसे एक बहरीन की स्टोरी थी जिसमें एक पाकिस्तानी था, उसको मेल नर्स करके किसी ने प्राइवेटली हायर कर लिया था। वो बहरीन में थे, नौकरी नहीं थी। तो स्टोरी कुछ नहीं थी, एक आदमी है वो बिल्कुल ढांचे जैसा, अच्छा। और उसको सिर्फ रात भर बैठ के देखना है। दिन में एक अलग बंदा बैठ के देखता है नर्स के साथ, रात में एक अलग। अब इनका काम कुछ नहीं था, बस बैठे में देख रहे हैं। वो एक आदमी बिल्कुल ढांचे जैसी, आंखें भी अंदर हुई हुई, हड्डियाँ हड्डियाँ, पलंग पे एक करवट पड़ा हुआ है। ये सिर्फ ड्रिप चेंज कर रहे हैं और वो जो एसोसिएटेड बेड पैन वगैरह वो सब चेंज कर रहे हैं। ओके। बंदा होश में ही नहीं है। अच्छा, नोटिस इन्होंने किया अजीब अजीब आवाज़ें आती थी रात में ना, कुछ शोर शराबा, खटखट हो रही है। और घर, वो जो स्टोरी थी उसमें ये बताता है कि मेन जो घर था ना उन खातून का, वो बेसिकली उनकी बड़ी बहन थी शायद उन साहब की। अच्छा। उसका एक और कंपाउंड में एक और गेस्ट हाउस बना हुआ था, सही। तो वो उसमें रखा हुआ था। मतलब मेन हाउस में ये बंदा नहीं था। ये बंदा का बेहोशी देखा मैंने, इसी हालत में देखा। अब ये अभी आवाज़ आ रही है, और वो जो गेस्ट हाउस था वो खाली, मतलब एक कमरे के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, उसके अंदर एक बेड लगा हुआ है और ये सारी स्टोरी थी। और वो बंदा वहाँ वैसे ही पड़ा होता था, और ये अपने फिलिपिनो में नर्स थी कोई, उसके साथ बैठे हुए होते थे और देखते रहते थे। हफ्ता 10 दिन में क्या था, कभी रात में आवाज़ें आ रही हैं, कभी कट कट की आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। सही। हमने कभी सोचा नहीं, कभी पूछा कि भाई ये रात में क्या आवाज़ें आती हैं, तो हमारी जो खातून थी जिन्हें इनको रखा हुआ था, उन्होंने हमेशा टोपी करा दी कि भाई वो कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तुमने रात में सुना होगा। तो बहरीन में नहीं होता ऐसे कि आप रात को खुदाइयाँ शुरू कर दें। लेकिन ये कुछ नहीं बोलते थे, और उल्टा कभी ऐसा कुछ बात करते थे ना कि ये हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो वो उल्टा उनकी पे थोड़ी सी बढ़ा देती थी कि अगर आपको दिक्कत या परेशानी हो रही है Oh my तो ये God. 10 दिरहम एक्स्ट्रा दिन के ऐड हो गए। तो इसी में खुश हो जाते थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एलिवेट होने लगी, तो इन्होंने पूछ लिया एक दिन उन फिलिपिनो नर्स साहिबा से कि इसको मर्ज क्या है। अच्छा। उन्होंने फिर जो डे शिफ्ट वाले थे उनसे पूछ लिया इसको मर्ज क्या है। उन्होंने बताया इनको मर्ज कुछ नहीं है, इनके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है। तो ये बंदा ज़माने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक ये मर नहीं जाएगा उस वक्त तक ये ऐसे ही रहेगा। ये उन मर्ज पता चला, अब जब ये पता चला तो रात और मुश्किल हो गई कि ये क्या, हम तो मरीज समझ रहे थे, ये तो कुछ और मसला है। एक दिन क्या होता है कि ये कहते हैं कि कोई आवाज़ आ रही थी बराबर वाले कमरे से, ये उठ के निकले, बराबर वाले कमरे तक गए तो बराबर वाला कमरा तो था बंद। वापस आए तो देखा वो हवन्नक होके खातून जो नर्स थी वो खड़ी हुई है। ओके। अब खड़ी हुई है तो नहीं, बोला क्या हुआ, तो देखा उस बंदे की तरफ, तो बंदा उठ के बैठा हुआ है और कुछ तेजी तेजी बोल रहा है मुंह से, जो समझ में नहीं आ रहा, बड़ किया जा रहा है, बिल्कुल ढांचे जैसा आदमी। इनके तो हाथ पैर फूल गए, ये क्या हुआ। और कहते हैं हम उठे कमरे से बाहर निकलने के लिए कि भागे यहाँ से, तो देखा कि उनकी बहन 2 मौलवियों के साथ घर में उस गेस्ट हाउस में एंटर हो रही है। ओके। तो वो मौलवी उन्हें पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोला वो ऐसा उठ के बैठ गया। तो कह रहे हमें भी पता चल गया, और वो वापस कमरे में एंटर हुए। और एक मौलवी ने उस बंदे के इर्द गिर्द दायरा बनाना शुरू किया, एक ने कोई पढ़ना शुरू किया। जो नर्स थी वो तो भाग गई बाहर, उसने बोला मैं तो नहीं देख सकती, ये पता नहीं मैं क्या भी हो यही रहा है। करती। और जो वो साहब थे पहले खड़े रहे अंदर, फिर उनकी कोई आपस में बातचीत शुरू हुई। ओके। तो पता चला कि जो वो रट रहा था बंदा, वो कुछ ऐसी बात रट रहा था कि आज मौत का दिन है, ऐसी कोई बात रट रहा था। तो वो एक जो शेख थे, वो मौलवी थे, उन्होंने उनको बोला आप कमरे से बाहर जाएं, मुझे इससे बातें करनी है, सही। जो भी ये चीज़ है। ये सब बाहर आ गए, शुक्र किया नहीं कमरे से तो बाहर निकले। अब ये लोग उस बिल्डिंग से ही बाहर निकल गए विद द सिस्टर ऑफ दैट गाय, और वो नर्स और ये सारे बाहर। सारे बाहर। अब वो 2 मौलवी अंदर और ये सारे बाहर। ठीक है। थोड़ी देर में कहते हैं वो मौलवी आया, कह रहे हैं जी मुबारक हो, वो मान गया है जान छोड़ने के लिए इसकी। तो इनकी उस आदमी की बहन तो बड़ी खुश हो जाती हैं
तो पहले से ही घर में उन्होंने जानवर वगैरह बकरा शकरा रखा हुआ था इस दिन के लिए, तो वो फौरन बोलती है कि उसको ले आओ और जो वो कह रहा है वो सब कुछ कर लो। तो उस आदमी के हाथ से मतलब वो स्ट्रेचर पे उसको लेके आते हैं, चलने के काबिल भी नहीं था वो। सही। वो बकरे को ज़िबा करवाते हैं और वो उसको ज़िबा करने के बाद बकौल इस बंदे की उठ के बैठ के मुस्कुरा के हमारी तरफ देखता है बड़े अजीब तरीके से, और बेहोश होकर बैठ फिर वापस स्ट्रेचर पे गिर जाता है। कह रहा है हमारी तो हवा वैसी उसकी हालत देख के हो जाती है, हम भाग जाते हैं। ये टिका के पैसे इनको मिलते हैं, बोलते हैं तुम्हारी छुट्टी, अब सही तुम्हारी है। ज़रूरत नहीं है, सब हो चुका है, तुम लोग जाओ। ठीक है। अभी अपने घर चले आते हैं और बड़े खुश कि अब पैसे आ गए हैं, क्या हाँ। करें ये वो। तो अगले ही दिन सुबह कॉल आती है उस नर्स की इनको, उन साहब को, और बताते हैं कि वो आदमी रात में मर गया। तो कहने का मकसद ये था कि वो उस पे हावी सिर्फ हुए थे और वो बंदा वैसे ही किसी काम का नहीं रहा। किसी काम का नहीं वो भले हट गया हो या जो भी था, उसके हटते ही वो वैसे ही फारिग हो गया। तो ये तो एक है इशू। मतलब वो जो उसकी कैफियत थी वो सारी एंटिटीज ही थी। हाँ, वो तो कब की उसकी बॉडी खाली थी यानी कि। वो जी बिल्कुल खाली थी, वो बस मरने वाली हालत में अच्छा। था, इनके जाते ही वो फारिग हो गया, बचा ही नहीं। तो ये तो है। हैवी। हाँ हैवी तो है, ये सब्जेक्ट ही हैवी है। लेकिन आपने मतलब नोट किया होगा कि जो हम लोग अक्सर ट्विटर स्पेसेस पे भी कह रहे होते थे कि एक बार मेरे साथ ही हुआ था शायद कि पीछे से आवाज़ वगैरह आ गई थी और बिल्कुल मेरा इंटरनेट चला गया था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट देम तो इनकी एनर्जीज बड़ी आपको करीब से फील होने लगती हैं। बिल्कुल सो फील होने इतने सारे लगती है। पॉडकास्ट आप करते हैं। हुआ 2-4 में हुआ, आवाज़ें आई, किसी ने दरवाजे खटखटाए, एक वाली में तो हंसने की आवाज़ भी आई। इसके अलावा एक दफ़ा मैं सो रहा था तो मेरी अम्मी ने देखा कि कोई चीज़ छत पे से निकल के मेरे ऊपर आ रही थी, ओह गॉड। और ये सब हुआ है। मिनहाज के शो में भी मिनहाज कहते हैं कि जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था सिलसिला, तो उसके स्टूडियो में कुछ हुआ था, कुछ आ गया था। तो सबके साथ चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एनर्जी लेवल सेम नहीं होता। कुछ चीज़ें बहुत ही हैवी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। वही वाली बात, कोई बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। और जो बड़े होते हैं उनका ज़्यादा तस्करा करो, वो भले कहीं भी हो, वो ज़रा आके हेलो हाई करके जाते हैं। हाँ। कि हाँ अभी आप बुला रहे थे तो मैं आ गया। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ एंटिटीज़ ऐसे ही आते जाते भी आपके साथ रह जाती हैं। हाँ, ये हमारे अपने घर में हुआ था। कैसे क्या हुआ था बताएं। वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि घर में हमारे होता ये था कि बर्तन गिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी बहनें नॉर्मली मेरे साथ एक चीज़ है कि मुझे जगह से बड़ी वाइब आ जाती है कि जैसे मैं आपकी गली में आई तो मैंने कहा ये बड़ी सुनसान सी गली है और मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। सही है। सही है। ऐसी मैं जब आपकी यहाँ पर आई तब भी मुझे लगा द प्लेस इज़ अ लिटिल बिट हैवी। सही है। और जितनी देर मैं बैठी हूँ उतनी देर में भी मुझे ऐसी ही वाइब रही। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया शायद, वी आर टॉकिंग, लेकिन जब अदर पीपल आर टॉकिंग आगे वाले जो बैठे हैं वो भागना है। सो मुझे घर से ऐसा हो रहा था, जब मैं ऑफिस से घर जाती थी तो मैंने फील किया कि मतलब मेरी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, कि मैं डाउन फील कर रही हूँ। अच्छा, वो एक नॉर्मली मेरे साथ ये था कि भाई एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि आप थके हुए हैं। सो जब आप घर जाओगे आप रिलैक्स होगे, जाहिर है कि आपको नींद आएगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो वो उसको मैंने उस तनाजुर में भी लिया। लेकिन 2-3 दिन ऐसा ही रहा कि भाई आप बड़ा हैवी फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं और लो फील कर रहे हैं। फिर मेरी बहनें मुझे कहने लगी कि कुछ गड़बड़ है घर में। अच्छा, मुझे भी फील हो रहा था कि मतलब कुछ अजीब सी वाइब हो गई है घर की। सही है। तो मेरी बहनों ने कहा कि वो जो हमारा जो बेडरूम है, दोनों बेडरूम्स, उससे आप मतलब आप बाहर देखेंगे तो एक बालकनी नज़र आती है डोर से ही। ठीक है। और वो बालकनी से बाहर एक सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर छत की तरफ। तो वो छत बेसिकली खाली है, कोई है नहीं वहाँ पे, 2 रूम्स बने हुए वो खाली हैं। तो उनका ये कहना था कि कोई सीढ़ियों से उतरता है और बालकनी में खड़ा हो जाता है। तो हमें फील हो रहा है कि कोई घर में है जो कि बालकनी में खड़ा होकर हमें देख रहा है रूम के अंदर। ठीक है।
तो जो मेरा जहाँ पर मैं सोती हूँ, मुझे ऐसा मतलब एक तो मैं उल्टा मुंह करके सोती हूँ मुझे खौफ इतना है कि मुझे बाहर देखना ही नहीं है कि क्या है। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो आज मैं देखती हूँ कि क्या सीन है। तो मैंने फिर अपना चेंज किया, बेड सेट की चीज़ें। मैंने कहा चलो भैया फ़ोन यूज़ करेंगे और बाहर देखेंगे क्या हो रहा है। तो नज़र तो आ रहा होता है, पीछे शीशा भी लगा हुआ है। तो अब मैंने मतलब नज़र मुझे कुछ नहीं आया उस वक्त भी, लेकिन वो जो भी कोई एंटिटी थी वो इतनी नज़दीक आ गई थी मेरे कि मेरा जहाँ पर मैं लेटी हुई थी उसके बिल्कुल सिरहाने मैंने वो चीज़ फील की। द वेरी नेक्स्ट डे मैं जब उठी तो मैंने अपनी बहनों से कहा कि देखो इस तरह की चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अगर कोई है भी तो आपको तंग तो नहीं कर रहा वो। हाँ। तो 1-2 दिन में सेट हो जाएगा, रिलैक्स। लेकिन अंदर से मुझे ये हो गया कि भाई ये रूम तक आ गया है ये झूठे दिलासे तो सब, हाँ सब देते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कि नहीं यार काटेगा नहीं मैंने कहा यार मतलब ये तो अंदर तक आ गया, हम तो इसको सिर्फ देखने के लिए लेटे थे, तकिया घुमा के पूरा कि भाई देखना है आपको खाली। खैर फिर मैंने किसी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ। वो दैट वन फ्रेंड जो हमेशा आपको समझाता है ना यार मैं करता हूँ यार तुम बैठो, उसने मुझे किसी का नंबर दिया। उसने बोला भाई तुम पहली फुर्सत में जाओ, ये बड़ी गलत चीज़ है और ये है वो है। खैर मैंने उन अंकल को फ़ोन किया, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे अंकल। मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज, मुझे लग रहा था वही हमारे जो स्टीरियोटाइप होते हैं ना बाबा साहब। उन्होंने कहा बेटा आप, वो तो पहले मेरे ही ऊपर उन्होंने जायज़ा लेना शुरू किया, आप कहाँ से आ रही थी, ये था वो। मैंने कहा मैं तो इतनी जगह जा रही होती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आ रही थी, मतलब 2-3 जगहों से होती भी आ रही थी, लेकिन अभी जो मसला है ना सर वो मेरे घर का है, मेरा अपना नहीं है। फिर उन्होंने चेक बैक किया, उन्होंने कहा कि आपके घर के पीछे एक घर बन रहा है, ठीक है, और उसका जो बेसमेंट है वो बड़ा डिस्टर्ब है। अच्छा वो तलवार वाली बिल्डिंग के नाम से भी मशहूर है बहुत। ओके। उसमें जो है एंटिटीज़ रहती होंगी, इन्होंने उसको बनाना शुरू किया। और उस बिल्डिंग के साथ भी बड़ा अजीब एक किस्सा था, वो बन ही नहीं पा रही थी। मैंने उसे 6 साल बनते हुए देखा है, और वो कोई ऐसा भी नहीं कि 12-13 मंजिला इमारत है, वो 3 मंजिला इमारत है, मतलब मेरे अपने घर की बिल्डिंग के बराबर की बिल्डिंग। वो बना देते, मजदूर उनके गिर जाते थे, किसी की टांग टूटी, किसी के पैर मतलब हाथ वो हो गए। और उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने कंप्लेन की कि भाई हम इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक कोई आमिल बुलाकर आप चेक नहीं करवाओगे कि अंदर मसला क्या है। सो ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अब हुआ ये, जो उन्होंने छेड़छाड़ की, वो बिल्डिंग तो बन गई लेकिन उसके अंदर जो रहने वाली चीज़ें थी वो हो गई डिस्ट्रीब्यूट। कुछ हमारे हिस्से में भी आई, कुछ इधर भी गई, कुछ उधर भी गई। अब जो हमारे हिस्से में आई उनके साथ एक मसला ये था, जो मुझे बताया गया कि हमारे घर में जो बैड एक आपको वाइब फील हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक तो वो एनर्जी बुरी है, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ थिंग कि जो पॉजिटिव है और उसको रोक रही है। सही है, वो शायद पहले से वहाँ रह रही होगी। हाँ वो पहले, और उन्होंने कहा कि वो पहले से वहाँ रह नहीं रही, वो आप लोगों के साथ अटैच है। ओके, द थिंग इज़ अटैच्ड विद यू। तो मैंने उन अंकल को, उस वक्त तो मेरी उनसे इतनी ही बात हुई, फिर बीच में एक और मसला हुआ था, तब मैंने उनको ज़रा अपने बारे में भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की और उनसे भी डिस्कशन की। एनीवेज़ वो जब मैं घर वापस आई तो उन्होंने मुझे बल्कि ये कहा कि आप अभी घर जाएं और बाहर से अच्छी खासी मिठाई ले लें नॉर्मली, और आप मतलब अपने घर में मतलब ऊपर जाते हुए जिस जगह वो आपको नज़र आई है वहाँ खड़े होकर पहले ये कहिएगा कि भाई आप हमारे घर में से गुज़र सकती हैं लेकिन आपको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि आप में से किसी ने इजाज़त नहीं देनी है उसको घर में रहने की। मैंने पता नहीं कौन सी फिल्म देखी थी जिसमें वो बाकायदा इजाज़त लेके आते, इट वाज अ ड्रामा बंदिश। उसमें वो जब उसको पोजेस कर रही होती है लड़की को तो वो बाकायदा इजाज़त लेके आती है और फिर कहती है कि इन्होंने तो मुझे इजाज़त दी थी तो मैं आ गई। सही है। तो खैर वो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ। एनीवेज उन्होंने कहा कि भाई आपने उसे इजाज़त नहीं देनी है बस। अब घर आके मैंने बहनों को बताया कि ये सीन है, ये मैं मिठाई भी लाई हूँ। वो पहले तो हंसी, उन्होंने कहा तुम इन चक्करों में पता नहीं क्यों पड़ जाती हो, तुम्हें क्या हो जाता है। खैर हमने वो मिठाई रखी, उसके बाद घर की वाइब चेंज हो गई। फिर वो फील नहीं होता था कि कुछ डार्क है या कुछ हैवी चीज़ है, कुछ मौजूद है। हाँ, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि मेरे अपने साथ भी 2-3 चीज़ें हुई, शायद मैंने डिस्कस भी किया था ट्विटर पे, क्योंकि हम उस दौरान बड़े नाले वाले कवर कर रहे थे और अच्छा। बारिशों का मौसम था। ओके। उफ़ल्ला, क्लीन कराची मुहिम। अच्छा। अगर अली ज़ैदी साहब देख रहे हो तो ना ही वो मुहिम पूरी हुई ना ही नाले साफ हुए, उल्टा लेने के देने पड़ गए यहाँ। तो हम वो नालों वालों पे जा रहे थे, बड़ा अरे गुज्जर नाला,
कराची का कितना फेमस नाला हो गया वो, उसके बाद खबरों में आने के बाद वहाँ पर रिपोर्टिंग की, उसके बाद ये आपके ही घर के साइड पर जो एक नाला है, आखिरी में हमें पूरा घूमते घामते हम यहाँ तक अली जैदीस का आपका कारवां चल रहा है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं। लास्ट मैंने 6 बजे का यहाँ से एज लाइव रिकॉर्ड किए, और उसके बाद मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं बहुत डाउन फील, मतलब मेरी ऐसा कि एनर्जी बिल्कुल ड्रेन। सही है। तो मैंने कहा मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे कोई जूस वगैरह दें, मुझे लगा शायद ये एक प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि मैं लेके आता हूँ। खैर वो गाड़ी में हम बैठे, जैसे गाड़ी चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ पीछे ही मतलब ना रह गया है, और अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साथ नहीं जा रही हूँ इन लोगों के। एक अजीब सी फीलिंग। मैं वहाँ से घर गई हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम घर में आई हो तो इतनी अजीब सी स्मेल हो रही थी। अच्छा वो एक नॉर्मल भी थी क्योंकि हम नालों पर घूम रहे थे कचरे में। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, शावर वगैरह ले लिया, नॉर्मल हो गया ना बिल्कुल। दूसरे दिन फिर यही सीन हुआ कि मैं आई हूँ, स्मेल आ रही है। अब आप 1 मिनट को तो आपको थोड़ा एम्बेरसमेंट भी होगी, यार क्या बात है, मतलब मैं तो ऑफिस से आई हूँ, आज तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इनफैक्ट मेरे बाबा ने कहा कि तुमने ये अजीब, मतलब तुम इस दुनिया में और कोई प्रोफेशन नहीं मिला, और ये मतलब ये लोग नालों पे रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। इनका बाबा ये कराची का जेन्युइन मसला है, ठीक है, अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरी अपनी भी तो एक प्रोफाइल है, मुझे वो भी तो बिल्ड करनी है। उस वक्त तो बिल्कुल इनिशियल डेज थे, तो मैंने कहा मैं तो नालों पे जाऊंगी, ये तो होगा भाई, नालों में जाना, हाँ जाना तो है हमने। खैर उन्होंने कहा ये सुनती नहीं है। अब भाई मैं जब भी घर आऊँ तो मेरे अंदर से आए स्मेल। मेरी बहनें हो गई परेशान, उन्होंने कहा भाई कुछ तो तुम्हारे साथ मसला है, तुम जाके डॉक्टर पे दिखाओ, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे कोई स्मेल ना आए, मुझे मेरे ऑफिस में कोई स्मेल ना आए, मतलब कोई या तो हो सकता है भाई वो कंप्लेन ना कर रहे हो, हाँ, ये भी माइट बी पॉसिबल मुरव्वत में। खैर वो मैंने बड़ा लाइटली लिया। एक दिन जब मैं घर आ रही थी तो मैंने फील किया कि मैं बहुत, मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा है, और बाबा जो थे मेरे वो बालकनी में खड़े हुए थे और बहन थी उनके साथ में, तो वो मुझे मतलब आता हुआ देख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम ऊपर आ रही थी ऐसा लग रहा था कोई 50 या 60 साल की बूढ़ी औरत है, मतलब उनको ऐसा फील हुआ कि इट्स नॉट मी। जब मैं ऊपर आई हूँ तो मुझे गुस्सा फजूल का आना शुरू हो गया ना, कि तुम लोग ये नहीं करते हो, वो नहीं करते। तो मेरी बहनों ने कहा ठीक है अगर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरा, इट्स ओके, जाओ सो, ये करो वो करो। मैंने बर्तन उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। मतलब मुझे कभी ऐसे एंगर इश्यूज़ नहीं रहे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बाद से मुझे होने लगे। खैर होते होते वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें बहुत ही मेरी ख़राब हो गई हैं। लाइक मैं अपने ऑफिस में, ऑफिस का भी एक अलग सीन था, वो भी हॉन्टेड ही निकला आखिर में पता चला, तो उसके साथ एक अलग मसला था। लेकिन जब अपना फिर मैंने जब चेक वेक करवाया तो उन्होंने बताया कि भाई आपके साथ जो है कोई अच्छी एंटिटी है, अच्छी एंटिटी है, लेकिन आप एक जगह से गुजरी हैं, हाँ। वो जगह भी अच्छी नहीं थी, और वहाँ से जो चीज़ आपके साथ जुड़ी है उन दोनों चीज़ों के बीच में क्लैश है। ओके, द गुड एंड द बैड वन, ठीक है, सही है। सो अब उनके साथ मसला ये है कि जो बैड वन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके, और जो गुड वन है उसको आपने एक्सेस ही नहीं दिया हुआ। तो मैंने कहा भाई उनको एक्सेस कैसे देना है? उनका मैडम आप नमाज की तरफ जाएं, ये चीज़ें इन चीज़ों से खुश होती हैं। वो बात बिल्कुल सही थी क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी दीन से, ठीक है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन अभी इसका मसला हल कैसे होगा? तो उन्होंने फिर मुझे कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए बताई, और उन्होंने कहा कि आप ये सब करने से पहले एक सॉल्ट वाटर, मतलब आप अपना जो शावर वगैरह लेती हैं जब कर लें तो फिर एक मग में आप पानी और सॉल्ट डाल के वो अपने ऊपर से डाल दीजिएगा एक दफ़ा पानी। तो जो भी कोई बैड वाइब्स होंगी, बैड एनर्जी होगी आपके साथ जुड़ी हुई, अच्छा वो अंकल पढ़े लिखे थे तो वो समझते थे कि ज़रा ये इतनी कोई टेक्नैलिटी में इनको ना समझाऊँ मैं। खैर वो कर आके फिर वो चीज़ तो मेरी सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली उससे भी ज़्यादा सीवियर था, क्योंकि जिस ऑफिस में मैं काम करती थी इट वॉज अ वेरी लोकल चैनल। उस वक्त तो मतलब बहुत ही उनका कराची सेटअप था और लाहौर बेस्ड चैनल था। उन्होंने नया नया कराची में सेटअप शुरू किया था, तो एक स्कूल के अंदर, एक घर के अंदर मतलब उन्होंने ऑफिस बना लिया था। तो जहाँ रिपोर्टर्स बैठते थे वहाँ का वॉशरूम बिल्कुल अलग था फीमेल्स का, और मेल अलग होते थे। तो अब हम नोट करते थे कि अच्छा वो जो मेरी दूसरी रिपोर्टर थी वो इतनी समझदार थी कि वो कभी वॉशरूम में तैयार ही नहीं हुई।
ओके, उनको आइडिया था? नहीं, उनको आइडिया नहीं था, वो कहती थी कि मेरे स्पेस बड़ा कम है, स्पेस बड़ा कम है, तो वो टेबल पर ही ना अपना शीशा रख के तैयार हो जाती थी। लेकिन मेरे साथ ये सीन था, अच्छा मुझे सेंस होता था कि ये जगह सही नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि मुझे थोड़ा सा फील हो जाता एनर्जी है, फील हो जाती है। हाँ, तो मुझे लगता था कि नहीं कोई मसला। फिर ये भी होता था यार, मैं इतनी हॉरर चीज़ें पढ़ती सुनती रहती हूँ तो मेरा दिमाग उन्हीं में रहता है। मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, वॉशरूम तैयार वैयार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक दिन मैं और मेरी रिपोर्टर हम दोनों बैठे हुए थे, तो अचानक से शीशा, वो दरवाज़ा खुला वॉशरूम का और धाड़ से बंद हुआ। अब ये हुआ है हमारे पीछे बिल्कुल, जाहिर है कि आप पलट के देखेंगे ना कि क्या है, ना कोई हवा का गुजर है ना कुछ है, और दरवाज़ा बंद है। रिफ्लेक्स है ना, सही, पलट के आते अच्छा अब दरवाज़ा बंद है। उसने कहा कि कोई गया है क्या अंदर? मैंने कहा अंदर तो कोई भी नहीं गया। हम दोनों उठ के बाहर आए, बाहर वालों को बताने के लिए कि दरवाज़ा बंद हुआ है। डर तो हम गए थे, बाहर हम बता ही रहे, एकदम से दरवाज़ा खुला दोबारा, और किसी ने जो वॉशरूम का शीशा था वो बिल्कुल ऐसे फेंका हुआ था जैसे कोई उठा के फेंकता है। सही है। और ये वहाँ गिरा हुआ था जहाँ पर मैं बैठती हूँ। मौजूद थे, हाँ। जब सब लोग अंदर आए तो उन्होंने कहा कि किसने यूज़ किया था वॉशरूम? लास्ट टाइम मैंने ही यूज़ किया था। तो मैंने कहा मैं तो तैयार होके आ गई थी और उसके बाद लगा कि दरवाज़ा बंद हुआ है, उसके बाद हमने देखा तो ये हुआ है। मतलब पीछे से सबने आवाज़ सुनी थी कि ये सीन हुआ है। घर मैं जब आई तो मैं पूरे रास्ते, मतलब मैं सोचती रही कि उसने शीशा क्यों उठा के फेंका, मतलब यार एक शीशा ही तो था वहाँ। मतलब ये चीज़ ऐसी थी कि मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर पा रही थी कि भाई कोई, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो बस हो गई, क्योंकि वो जिस तरीके से फेंका गया था, वो जो पटकने वाली चीज़ होती है वो थी। मैंने घर आकर अपनी बहनों से कहा कि यार आज ऐसा सीन हुआ है। उन्होंने कहा यार बस कर दो तुम, मतलब हर चीज़ में तुम्हें ये होता है वो होता है। दूसरे दिन जब मैं गई हूँ तो मैंने वहाँ पर तिलावत लगा ली सूरह बकरा की, हर कोई बंदा यही करता है, लगा ली। और आप यकीन करें, मैं लैपटॉप पर बैठ के अपना स्क्रिप्ट बना रही थी और तिलावत साथ साथ चल रही थी। मतलब लैपटॉप और मेरे दरमियान इतना फासला नहीं था कि कोई उठा के उसको फेंक सके। सही है। लेकिन ये भी हुआ, लैपटॉप फेंक दिया। लैपटॉप उठा के बकायदा किसी ने फेंका। अच्छा मुझे लगा कि कोई हवा जैसे एकदम से कोई चीज़ एंटर हुई है मेरे बैग से और वो उठा के नीचे। उस वक्त एक कोलीग से मेरी बातचीत हो रही थी तो उनको मैंने रिसेंट इंसिडेंट बताया कि एक तो किसी ने शीशा तोड़ दिया है कल और ये चीज़ है। उन्होंने कहा भाई तुम आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के रहा करो और ये है वो है। बहरहाल वो जगह भी मुझे लगता था शुरू से ही कि उसमें कोई फॉल्ट है, और वो जो भी कोई एंटिटी थी वो मेरे ख्वाब में आ गई। ओह, शिट गॉट सीरियस। वेरी सीरियस। वो मेरे ख्वाब में आ गई। मुझे आइडिया था कि कोई फीमेल प्रेजेंस है इधर। अब आप कहेंगे कि हर चीज़ में इस लड़की को आइडिया हो जाता है, लेकिन मुझे वो ख्वाब में आई और उसने बोला कि मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। तो उसकी चीज़ें क्यों फेंक रही है पर? भाई तो यही तो पॉइंट है कि आपको अगर कोई चीज़, लेकिन अब मैं उसको, मतलब उस वक्त तो मैं इतने मजाक के मूड में नहीं थी ऑब्वियसली, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में। खुशबू क्या, या तो वो परफ्यूम की मेरे स्मेल थी जो उसको अच्छी लगती थी, फ्रेगरेंस थी जो अच्छी लगती थी, बट तो मैंने, मतलब ख्वाब में भी मैं इतनी हाजिर दिमाग थी, मैंने उसको बोला आप मेरा जो परफ्यूम है ले जाओ, लेकिन मेरे पीछे मत आना। और आप यकीन करें कि वो बॉटल गायब थी, नहीं थी वो मेरे पास। तो वो ये बॉटल के चक्कर में इतना यार इतना ड्रामा नहीं। चलो तुम्हें पसंद हो सकता है वो कुछ और भी कहने लगी हो, मैंने पहले उसको कट कर दिया, बेचारे को ले जाओ अब नहीं आना। और ये होता है, ये हमें सिखाया भी जाता है ना कि अगर कोई चीज़ लंबी कर रहा हो, कोई बंदा आगे से इंटरव्यू में लंबाइयाँ कर रहा हो तो वहीं रोक के बोलो कि हाँ ठीक है आगे सवाल। तो शायद वो मैंने वहाँ अप्लाई किया, जर्नलिस्टिक स्किल अप्लाई हाँ, करके। मैंने कहा बस ये चाहिए, ठीक है ओके जाओ। लैपटॉप मेरा अपना था नहीं तो मुझे दुख नहीं हुआ, सच्ची बात है। अपनी चीज़ जाती तो फिर मैं ज़रा इन्वेस्टिगेट करती कि ये कौन है और क्यों आई है ये मेरे पीछे। सो यार इंटरेस्टिंग। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद यू आर स्टिल ओके विद ऑल दिस, यू स्टिल आर इनटू हॉरर एंड एवरीथिंग। जनरली तो लोग डर जाते हैं तो भाग जाते हैं ऐसी चीज़ों से। डर, यार मुझे डर तो लगता है, डर सबको लगता है। हाँ, जो कहते हैं नहीं लग रहा है ना, उसको भी लगता है। लेकिन
मैं ऐसी शायद फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पर मैंने बचपन से ये हम सभी इवेंट सुनते हैं, ख़ास तौर पे जो आपका ननिहाल होता है ना, उसमें एक क्रेज़ी मामू तो आपके होते हैं हाँ और एक क्रेज़ी खाला भी होती है। बिल्कुल होती तो है। क्रेज़ी खाला वाला सीन तो मेरी अपनी अम्मा पे अप्लाई होता था, शी अच्छा। वॉज द वन। और जो क्रेज़ी मामू वाला सीन था वो मेरे मामू पर अप्लाई होता था। सो ये दो वो सिबलिंग्स थे जिनके पास स्टोरीज़ का पूरा पिंडोरा बॉक्स था। इन्होंने अपने ताया चच्चा फूफा सबके साथ कुछ ना कुछ देखा होते था। हुए देखा। लेकिन चीज़ें उस वक्त बिगड़ी जब उनकी वजह से वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस होने लगी ना आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मेरी एक कज़न है, उनको वो उनकी भी सेंसेस बड़े अलर्ट हैं, वो भी ऐसी प्रेजेंस को वो इवन वो देख भी लेती हैं ओके। कि आपके साथ अगर कुछ है तो वो देख लेंगी। मेरे साथ ये सीन था कि मुझे बचपन से ही वाइब आती थी प्लेसेस से कि दीज स्पॉट्स आर नॉट सेफ, इवन दरख्तों से भी सही है। कि मैं कैच कर, और मैं इंसानों की वाइब भी मतलब मुझे पता चल जाता है। अच्छी अच्छा हाँ, है ना ये तो ये तो मेरे फ़ायदे की चीज़ थी। मैं उन लोगों से बात ही नहीं करती जिनसे मुझे लग रहा होता है ना कि नहीं ठीक है, और मुझे अफसोस भी नहीं होता है, भले वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं और अगर मेरी उनसे वाइब नहीं मैच करेगी तो मैं खुश रहूँगी कि ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन अब हुआ ये कि मतलब 4-5 साल जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दे दिया, अब ये 5वां साल है यहाँ, मतलब इस एज में आके अब मुझ पे चीज़ें थोड़ी सी खुलनी शुरू हुई कि सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको चीज़ें पता चल जाती हैं या थोड़ी सी फील हो जाती हैं, मगर कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी अटैच हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं बहुत सारी चीज़ों से। ये तो अच्छी बात है ना। और चलें प्रोटेक्ट भी करती हैं, एज सच वो फ़ायदा भी नहीं देनी, लेकिन प्रोटेक्शन भी इट्सेल्फ एक आपके फ़ायदे की ही चीज़ है अगर वो किसी से भी आपको महफूज कर रही हैं। सो जब मेरे डेटिंग सीन्स में जब मैं आई अपने, इट इज़ वेरी पर्सनल, तो अब हमारा कोई सीन ही नहीं हो, ये भी वैसे सही है, अक्सर कंप्लेन होती है। सही, अब सीन ही नहीं हो तो अब हम अपनी फ्रेंड से बोलें, अब वो कहें कि झूठ मत बोलो। मतलब अगर आप भी मेरी इंस्टा प्रोफाइल और चीज़ें देखें तो आप भी कहेंगे नहीं यार, तो बल्कि जो रिश्तेदारों वाले 2-3 तो होंगे। तो अब सीन ही हो तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने बोला यार तुम लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि कोई सीन है, और ये मैंने कहा नहीं यार तुम झूठ बोलती हो ये वो। अच्छा, अब जहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं और अगला बंदा भी ट्राई कर रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा, बहुत ट्राई किया, खैर फाइनली हमने सोचा कि भाई इट्स नॉट गोना वर्क आउट, हमने इज्जत से उस चीज़ को ख़त्म किया। लेकिन अब मसला ये हुआ कि उसके दरमियान में जो चीज़ हुई ना, मतलब एक बंदा मुझसे मिलने आ रहा है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, उसकी गाड़ी सही है सलामत है, वो बंदा मिलने आ रहा है उसकी तबीयत ऑफ हो जाए, इवन वो मुझसे कह रहा है कि यार मैं आपसे बात कर लेता हूँ फ़ोन पे, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पहले तो मैंने बड़ा इस चीज़ को लाइटली लिया, लेकिन फिर एक सडन एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि जब मुझे किसी ने बाकायदा तौर पर ये बोला कि भाई आपके साथ जो भी मसला है, वो साहब मेरे ख्वाब में आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि ये लड़की हमारी अमान में, इससे दूर रहो। जब ये मतलब अब आप सोचेंगे, एक अचानक आपको कोई बंदा, ख़ास तौर पर आप किसी को अच्छा समझ रहे हो, आपको लगे कि चलो यार एक अच्छी हमारी आगे चीज़ें हो जाएंगी, और वो बंदा आपसे अचानक कहता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है भाई, और फिर आप महसूस करते हैं कि चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। सो उस वक्त मैं बहुत परेशान हुई और मैंने फिर उन्हीं अंकल को दोबारा कांटेक्ट किया और उनसे मैंने पूछा कि ये आपने मेरी जितनी दफ़ा भी चीज़ें देखी हैं, आपने मुझे हमेशा ये कहा कि देयर इज़ सम एंटिटी अटैच्ड विद यू, ठीक है, लेकिन अब मेरी चीज़ें जो है ना वो बड़ी अफेक्ट हो रही हैं, इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है ना। इट्स नॉट अबाउट कि कोई इंसान, लेकिन जो मेरी वर्क लाइफ है, मुझे ये अच्छा, मुझे कभी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ वो होता है ना, आपको खुद ब खुद चीज़ें आपको तोहफे में जिस तरह से पेश हो जाती हैं, वो सीन हुआ कि किसी और का सीन था, नहीं हम बीच में आ गए और हमारा हो गया। सो ये सीन था। तो उन्होंने खैर चेक वैक किया, उन्होंने कहा कि जो आपकी जो ब्लड लाइन है, सो बेसिकली आई एम बुखारी, तो जो बुखारीज़ हैं उनका बड़ा सूफ़ी और इस टाइप का बैकग्राउंड होता है, बहुत तक पीछे जाकर देखें तो उन्होंने कहा आपका ख़ानदानी तौर पर तो ये सीन है कि भाई आपके लोगों के साथ अच्छे ही मामलात होते हैं। तो मैंने वो हिस्ट्री देखते हुए और उसका हिसाब किताब देखते हुए आपको बताया था।
बट जो एंटिटी आपके साथ है वो इस वजह से है, जो अब मैं देख रहा हूँ और मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया है कि क्यों है और क्या है। सो वो एंटिटी आपसे जुड़ी है आपकी मजालिस की वजह से। ओके। You have this strong connection with the majalis and you go to the alam. I still do this. कि मुझे लगता है ना जब बिल्कुल चीज़ें इधर उधर हो गई हैं तो मैं जाके वहीं कह देती हूँ कि भाई मेरा ये सीन ख़राब हो रहा है। सो उन्होंने कहा कि आपका वो जो फेथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से देयर आर सम एंटिटीज़ दैट आर अटैच्ड विद यू एंड दे प्रोटेक्ट यू इन मैनी वेज। और ये जो कुछ भी आपके साथ ज़िंदगी में होता है ना, ये अकेले आपका क्रेडिट नहीं है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, मैंने कहा तो ये मुझे फ़ायदा भी तो दें। मेरे जो काम बिगड़ रहे हैं अब, मतलब एक अगर कोई बॉय है कोई भी है, ये तो अच्छी चीज़ें है ना यार, इनको तो सपोर्ट करें। फिर उन्होंने बोला नो, दे विल नॉट सपोर्ट यू अंटिल द पर्सन इज गुड फॉर यू। ओके, ये तो क्वालिटी चेक हो रहा है फ्री में। इतना सारा कुछ, मतलब मैं, आप यकीन करें यार, मेरी तो उस वक्त मैं ऑफिस जाऊँ मैं तो यही सोचूं कि यार वो मतलब बंदा ही गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत, सारे गलत थे ये और जो भी है ना वो अब यहाँ से सही होगा। तो मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस चीज़ को लेके। और मैंने सोचा इस बारे में कि अगर इस तरह की, मतलब मैं अपने आप से कह रही थी कि भाई अगर कोई चीज़ मेरे साथ है तो प्लीज़ बी नाइस विथ मी, इस तरह मत करें कि मेरी चीज़ें अफेक्ट हों। लेकिन वो फिर सेटल भी हो जाती हैं, मतलब या आप बहुत जल्दी उन चीज़ों से ओवरकम कर जाते हो इफ़ इट्स नॉट वर्थ इट। सो ये एक बड़ा, ये रिसेंटली बड़ा मेरे साथ सीन था। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मतलब आपको एक्सप्लोर करने का, कहते हैं ना कि दरवाज़ा खोला हो कि आप खुद अपने बारे में चेक करें। तो इट हैपेंड। ये पहली दफ़ा मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है। इससे पहले ये वाली कि कोई फ़िल्टर कर रहा है आपके बिहाफ पे, ये मैंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कोई पीछे पड़ा हुआ तो अपने लिए रोक के बैठा हुआ है। हाँ, कि कोई और ना आए, कोई और ना आए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो मुझे भी ये डाउट था ना, मुझे लगा कि ये तो अगर कोई बंदा मुझ पर आशिक है फॉर एग्जांपल, तो फिर ये तो कभी मेरी चीज़ें आगे नहीं प्रोसेस होंगी। चलो ठीक है, आपका एक बिल्कुल ही लो इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर चीज़ में, लेकिन बात ये है कि फिर दूसरों का इंटरेस्ट तो नहीं होना उधर। हाँ, उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सो ये वो चीज़ थी जिसने मुझे थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अब क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं ये है क्यों। लेकिन जब उन्होंने रीज़न दिया कि वो इसलिए नहीं है कि वो खुद बड़े चाहते हैं आपके साथ मामला, उनके इरादे ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको किसी ऐसे वैसे ग्राउंड में नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो अभी कोई अफाका हुआ है इस फ्रंट पे या नहीं? कोई फाका नहीं हुआ। चले, होप तो नहीं लूज़ की है? नहीं, होप तो लूज़ नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा, मैंने अपनी एक बड़ी, मतलब जिस फ्रेंड से भी इसको डिस्कस किया, उसने मुझे कहा कि तुम्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि तुम्हें मतलब ऐसे ही लोगों से तुम्हारा कोई कनेक्शन बनेगा जो कि तुम्हारे साथ सही होंगे। तो और मेरी फिर लड़ाइयाँ भी बहुत हुई मेरी फ्रेंड्स, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके नहीं। मेरे जो दोस्त थे उनमें से बड़े दोस्त मेरे, वो कहते हैं ना, फ्रेंड लिस्ट से रिमूव हुए खुद ही। अब चाहे उनके दिलों में कुछ चीज़ें बैठी या जो भी उन्होंने सोचा, लेकिन बात ये कि एट द एंड आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। देखिए, बहुत सारे दोस्त आपकी लाइफ में आते हैं जो कि फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। हाँ। यानी कि टाइम पास के लिए आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। उसके बाद अगर कोई टेंशन वाला सीन होता है ना, तो वो उसी वक्त यार मैं थोड़ा बिजी हूँ ये करके निकल जाते हैं। ज़्यादा टेंशनें हो जाती हैं तो फिर वो गायब हो जाती है कि फ़ोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहे। जनरली अगर किसी बंदे को आप 3-4 दफ़ा फ़ोन करें और वो आपको कॉल बैक ना करे, इसका मतलब ये है कि वो आपको वैसे ही वैल्यू नहीं करता, इसलिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। चढ़ो यार, आजकल आप देखें रिलेशनशिप्स जो है ना, वो फ़ोन्स और टेक्स्ट पर जज होती हैं। हाँ, और ये एक हकीकत है। अगर आप मुझे 2-3 दिन फ़ोन नहीं करेंगे तो मैं टेक्निकली आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर दूँगी। बात ये भी नहीं है कि 2-3 दिन में नहीं, लेकिन ये कि अगर आप चेक इन नहीं रखें अपने दोस्तों पे कि वो क्या कर रहे हैं और किधर हैं, तो लोग मूव ऑन हो जाते हैं। आप ना हो, अब वही वाली स्टोरी है ना, आपके बहुत पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और वो दुबई चले गए। आप रोज़ बैठ रहे हैं, रोज़ घंटों बात करते हैं, लेकिन वो दुबई चले गए। आप यहाँ हैं, 4 दिन फ़ोन पे बात होगी, 5वें दिन से फ़ोन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की दुनिया में अलग, यहाँ के फिर वो इवेंचुअली जितने भी करीब थे, हाँ,
उतनी ही उतना ही दूरियां आ अलग। जाती हैं। फिर वो सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह जाता है कि वो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो दुबई में रहता है। इसके बाद खलास। फ्रेंडशिप वाले ब्रेकअप्स ज़्यादा हर्ट करते हैं। वो एक्चुअली किसी मकसद से नहीं होते ना, तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ होती है। जिस चीज़ ये का भी है। मकसद होता है तो एटलीस्ट बंदा कहता है चलो यार कोई मिला ही नहीं ना, ये XYZ चीज़ थी, हाँ, छोड़ो। नहीं एक जगह जब आपको पता हो जाए ना, पता चल जाए कि आपकी ये जो दोस्ती है वो मफादात के बुनियाद पर है, तो भी शायद आपको उसके ख़त्म होने का दुख नहीं होता। हाँ तो वो होता यही है जनरली। हाँ। बहुत सारे लोगों से आपकी अलग सेलेक्ट आजकल के दौर में होती है, क्योंकि उनको आपसे कोई फ़ायदा होता है, फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि बस या मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़लाना हूँ, कर कर आके साइड। हाँ, ये तो दुनिया है। जब आप किसी छोटी कंपनी में लेट से लग जाते हैं किसी पोस्ट पे, तो लोग इतना पूछते नहीं, लेकिन आप किसी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लग जाएं तो एकदम से लोगों से आपकी अलग सलग बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग आपको फ़ोन करने लगते हैं, 5-5 साल से उनको नहीं देखा, लेकिन एकदम से वो कहीं से आ जाते हैं और कैसे वो मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। अब आप सोचते हो यार इसको मेरी याद आ गई है वो, लेकिन वो काम ही एक्चुअली होगा। पोजीशन आपको पता है कि कहीं पे ये लग तो गए आपने तो। चले एक बहुत बड़ी बात की है कि कंपनीज में या किसी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं। अभी आपकी किसी से साल भर बात नहीं है और उसे आपसे काम पड़ गया है, तो पहला पहला टेक्स्ट आपको ये आएगा, यार कहाँ हो, किधर गायब हो। नेक्स्ट ये एग्जैक्टली। होगा चलो कहीं मिलते हैं, ना जब आप मिलेंगे तो फिर ये होगा कि यार मैं इस चक्कर में तुमसे बात करना 15 मिनट चाह तो रहा था। पुरानी बातें याद दिलाते हैं, एग्जैक्टली। वो तुम्हें याद है फलां तेरे हमने ये किया था, वो किया था। हाँ। उसके बाद चौथी बात क्या होगी, अच्छा ये ऑर्डर कर लो यार, एक काम था तुमसे, बस हाँ, खत्म। दैट इज इट। वो काम में अगर आपने बोल दिया ना नहीं चलो यार फिर मिलते हैं। फिर वो कभी नहीं आता। हम्म, मुझे लगता है कि अगर कोई आपसे काम की वजह से मिल रहा है तो फिर आप गलत कर रहे हैं अगर उससे मिल रहे हैं तो, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप किसी और का काम क्यों करें। अगर आप कैपेबल हैं और आपको हम्म, लगता है कि ये मुझ पर बोझ नहीं है, तो फिर तो आप करते हुए भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि मेरा दोस्त है और इतने टाइम बाद और आप फोर्सफुली वो चीज़ कर रहे हैं, तो इट्स नॉट इनटू यू। हाँ तो इंटुइटिवली भी नहीं है। और दूसरी हाँ। ये बात है कि आप अपना नुकसान करके किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। एक लॉजिकल सी बात है, जो आपके बस में चीज़ है वो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में चीज़ है वो आप नहीं कर सकते। ये तो खैर आम बात है। आधे से ज़्यादा हमारे रोले जो पड़े हुए सोसाइटी के इसी चक्कर में तो पड़े हुए हैं। किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी ने किसी को चूना लगा दिया, आधे नफसियाती हो गए क्योंकि किसी ने उनके साथ बिहेव ऐसे किया। हाँ। ये तो एक सोशल कमेंट्री जितनी आप करें उतनी कम है भाई। हम तो जिन भूतों में लगे रहते हैं। सही बात है। लेकिन इन जनरल जो मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को इंसान ही पहुँचाता है। ये सही बात है। जितना इंसान इंसान को तकलीफ पहुँचाता है, कोई जिन भूत कुछ भी नहीं कर सकता। बल्कि ये अच्छा होता है कि चले हम जैसे लोग फिर भी किसी और चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं ना, या हमारे इंटरेस्ट की चीज़ कुछ और है, लेकिन लोगों का लिटरली ये इंटरेस्ट है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ। और वैसे हम इसको मीम्स में ले जाते हैं, हम कहते हैं वो 4 लोग, वो 5 लोग, लेकिन एक्चुअली हम ही वो 4-5 लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल हम ही ऐसे। बैठ के सोच रहे होते हैं कि उसने क्या किया, वो किसने कितना अचीव किया। बल्कि अभी कल हमारे घर पर एक खातून आई जो कभी बहुत टाइम के बाद वो निकलती हैं, 1 साल के बाद वो होते हैं ना कि यार आज सबके घर का राउंड लूँगी, क्या हो रहा है। अपडेट लेने के लिए। हाँ, सो वो आके, अच्छा तुम्हारी वो बहन है वो कितना अर्न कर रही है, छोटी वाली की यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, तुम ऑफिस कब जाओगी। मैंने कहा आंटी तब नहीं आई थी आप जब हमारे घर में जो है हमें रोटियां बनानी नहीं आती थी। तब भी तो कोई आके पूछता। मतलब ये एक बड़ा हमारा वो कहते हैं ना अलमिया है सोसाइटी का। ये सिर्फ मतलब दुख दर्द वाली बात तो आप छोड़ दें, जो लोगों की ज़िंदगियों में हो रहा है सबको वो जानने का शौक है। देखिए ये भी तो तमाशा बन गया ना, रोड पे गाड़ी लगती है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या जो भी हो रहा है, एक सर्कल होगा लोगों का, हाँ। वो सिर्फ देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। हाँ बस देख रहे हैं। झगड़े देखने का हमें बहुत झगड़े। शौक है। अब आपको शायद पता नहीं वो वीडियो है नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं जुनीद अकरम साहब। हाँ। एक दिन वो फेडरल बी एरिया में एक सड़क है, नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उस जगह, वहाँ पे एक नाला है बीच में ना रोड में। अच्छा। जिस तरह पुराने नाले बने होते थे पहले रोड पे, सही सही सही। खुले नाले, गटर बह रहा है। अब वो कोई मसला था या कुछ था सिलसिला, सही। वहाँ उनकी गाड़ी ख़राब हुई या रुक गए। अब वो आपको पता है लोग उनको जानते हैं। हाँ। वो ऐसे ही मुँह उठा के गए और रोड के बीच में नाले में देखने खड़े हो गए। वो नाले में गटर का पानी बह रहा है, वो सिर्फ खड़े में, एक आया दूसरा आया थी। अब वो हिम्मत नहीं हो रही है उनसे पूछे क्या देख रहे हैं। हाँ।
अब वो उनके साथ में खड़े होकर नीचे नाले में देख रहे हैं, वो उठ के दूसरी तरफ खड़े हो गए, थोड़े और लोग जमा हो गए, करते कराते बहुत सारे लोग खड़े होकर नाले में देख रहे हैं, गटर का पानी बह रहा है, वो पीछे हट गए और उन सब की वीडियो बनाने लग गए। ये देखो 15 मिनट से मैं खड़ा हुआ गटर में देख रहा था, अब सब लोग गटर में देख रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है कि हुआ क्या पता भी नहीं क्यों, आराम से वीडियो बनाई, इंस्टा पे डाली, घर चले गए, लोग गटर में देख रहे हैं तो ये रियलिटी है कि आप कुछ एक काम करने लगे हैं, सारे लोग उसी डायरेक्शन में शुरू हो जाते हैं, पूछेगा कोई नहीं क्यों किस लिए, वो बस देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। हाँ, और फिर आप देखें रिपोर्टर्स का मजाक उड़ाते हैं यार लोग, उनका तो काम कि वो नालों से निकल के लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसा महसूस कर, अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं किया ये, लेकिन अब जिसने भी किया होगा बेचारे ने, कहाँ मेरे नौकरी यार वो तो पूछेगा ना कि आपके क्या तासुरात हैं, तो उसके तासुरात जब बेसिकली हम थोड़ा सा उसको कहते हैं कि अपडेटेड वर्जन में आजकल हम लोगों के तासुरात ले रहे हैं। आप नहीं जज करते क्या लोगों की पिक्चर्स देखे के किसने हार्ट बनाया है, कौन लाफ रहा है, आपसे मुराद ऑडियंस मैं तो कुछ जज नहीं करता, सब अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। आई थिंक कि ये ज़रूरत भी नहीं है जो फजूल चीज़ें उन पर दिमाग लगाने की। तो सबसे बड़ा मेंटल पीस के लिए यही तो काम है कि आप सोचना छोड़ दें, बस अपने काम में लगे रहें, आसपास देखना छोड़ दें, कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। वो इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे। मैंने नोट किया है कि जो लोग आपको सोशल मीडिया से अनफॉलो करते हैं वो भी यार आपकी स्टोरीज देख रहे होते हैं। हाँ, मतलब नहीं करो ना, ये टॉर्चर तो नहीं करो, ये टॉर्चर है। वो अपने आप को कर रहे हैं, नहीं अगले को भी कर रहे हैं ना, वो देखो हम कहीं गए नहीं है, वी आर स्टिल वाचिंग यू। वो देखिए आपके ऊपर है, आप इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस ना कि ये बंदा क्यों ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हाँ, रीज़न इंतहाई फजूल ही निकलता है हमेशा, इंतहाई बकवास रीज़न होता है जिसकी ऐसे वो काम हो रहा होता है, और फिर आप खुद बिला वजह एक बड़ा रीज़न बनाते हैं अपने जहन में कि ये वजह ये थी। निकलता कुछ भी नहीं है, एंड में आपको भी कोफ्त होती है, अगले को वैसे ही कोफ्त हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि ठीक है, हियर आई एम हियर टू एंटरटेन यू, बस आप देखते रहें, अच्छी बात है। ऑडियंस हो मेरे पास, लोग मुझे देख रहे हो, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। तो खैर बीइंग ए जर्नलिस्ट तो आपका हाँ सही है, चलें आप मेरी ये वाली स्किल्स को भी वहाँ मिला दें, ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी है, अगर आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा या आपकी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर देयर इज नो पॉइंट। मुझे रिसेंटली एक डीएम आया, उसमें किसी ने डीएम तो बहुत आते होंगे क्या कहूँ आते तो होंगे, दबा के आते डीएम्स आते हैं, लेकिन वो इस तरह वो अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डीएम आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी वाला डीएम आता है अभी भी यार आता है। वो लोग कहते हैं अब नहीं आते, लेकिन आते हैं वो भी कि यार आप मुझे ये बताएं। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग डीएम आया था, उसमें वो साहब उन्होंने कहा मैंने आपकी एक स्टोरी देखी थी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, और फ़ैन FEN वाला फ़ैन है। ठीक है, मैंने बोला यार ये कितना क्यूट सा, मतलब वो बच्चा सा था। और फिर उसने मुझे बोला कि आप अभी मैंने एक रिसेंटली स्टोरी की थी, रिसेंटली तो नहीं, उसमें टाइम हो गया, मतलब वो नारायणपुरा में मैंने की थी और वो दिवाली की स्टोरी थी। तो मैंने उसके कुछ स्नैप्स भी डाली, बल्कि रील डाली थी उसकी मैंने। उसके बाद उसने कहीं वो जाके हमारे पेज पे जियोगे वो स्टोरी देखी, उसमें मैं हूँ भी नहीं। तो वो उसने मुझे कहा कि मैंने आपकी वो स्टोरी भी देखी थी, आप जो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करती हैं उसमें मैंने माहिरा खान का इंटरव्यू देखा था, मैंने फलां का इंटरव्यू देखा था, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, आपका बर्थडे जिस दिन आता है मुझे वो बता दें और मैं आपके ऑफिस आपका केक और गिफ्ट आपका ड्रॉप करके जाऊंगा। ओके। तो मैं उसको पढ़ के मुझे हंसी भी आई, मैंने खैर क्योंकि वो मुझे क्यूट लगा था टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसके डीएम को हार्ट रिएक्ट कर दिया। ओके, फिर क्या हुआ? सही, फिर ये हुआ कि उसने मुझे थोड़े दिन बाद मैसेज किया कि आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई और ये वो, मैंने उसको फिर इग्नोर किया। फिर जब एक्चुअली मेरा बर्थडे आया, और जाहिर है कि वो स्नैप्स इधर से शेयर हुई उधर से शेयर हुई, दोस्तों की इधर उधर की रीशेयर होते होते पकड़ लिया उसने, उसको पता चल गया कि इनका बर्थडे है फलां दिन को। तो अब मैंने ऑफिस में भी झूठ बोला, फिर मैं क्या करती अब। तो फिर दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गई तो शाम को 6:30-7 बजे के करीब मेरे रिसेप्शन से कॉल आई कि मैडम आपका एक केक और कुछ फूल आए हुए हैं। तो अब सुन के तो बहुत अच्छा लगा,
तो मैंने कहा यार पढ़ के बताएं किसने भेजा। मैंने कहा शायद कोई पीआर कंपनी वगैरह होगी कि वो जो अक्सर मतलब वो कर देते हैं कर्टसी में। तो मुझे तो वो भी नहीं करते, बहरहाल नहीं बताएं। करते, अब नहीं करते। खैर वो देख दाख के उन्होंने कहा कि मैडम इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं है, खाली है। तो मुझे लगा कि मेरी एक जो जियो की दूसरी वाली जो बिल्डिंग है उसमें जो मेरी फ्रेंड होती है माहीन, उसने ये हरकत की होगी मुझे सरप्राइज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है जो ये हरकत करेगा मेरे साथ। खैर मैं वो केक ऊपर ले आई और केक भी अच्छा था, खाया भी हमने। जब खा पी लिया मैंने, पूरे ऑफिस को खिला पिला दिया, भूल उठा के अपने टेबल पर रख लिया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया चेक करना शुरू किया, अपना इंस्टा पे भी पिक्चर डाल दी, उसके ही केक की पिक्चर इंस्टा पर भी डाल दी कि ये जो है बड़ा अजीब सरप्राइज़ था और ये वो। मैंने कहा जिसने भी किया होगा वो बता तो देगा एटलीस्ट। फिर उसका मुझे डीएम आया, उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम क्या आपने जो है वो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया। मैंने 1 मिनट को तो मैंने बोला यार ये मैंने क्या हरकत की है, ना जान ना पहचान, केक भी खा गई उसका लेके। हाँ। फिर उसने कहा कि वो मैंने ही आपकी बिल्डिंग पे ड्रॉप करवाया था। मुझे ये तो नहीं पता था कि आप जियो की कौन से बिल्डिंग में हैं, लेकिन फिर मैंने खुद जाके ड्रॉप किया और पूछा वहाँ लोगों से, गार्ड से, दोनों बिल्डिंग्स के, कि ऐसा कोई इस नाम का है। तो जिसने मुझे कंफर्म किया मैंने वो वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़्लोर कौन सा है, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा आपको ये भी नहीं लगा कि मतलब कोई और भी हो सकती है इस नाम की? तो उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा एक ही है। तो ये वाला ये डीएम वैसे बहुत गार्ड्स जो है ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने से पहले ज़रा सोच लिया करें। हाँ, लेकिन वो बेचारे जो अंकल थे हमारे, वो कहने लगे कि ये बुरा लगता हमें, आपका सालगिरह का केक था, तो हमने इसलिए कुछ उसको भी हो नहीं सकता किया। था डब्बे कुछ भी में। हो सकता था। खैर फिर ऑफिस में तो मैंने एक अलग झूठ बोला कि मुझे पीआर वालों ने भेजा है किसी। पीआर तो था ना, पीआर। इट वाज अ पीआर। इट वाज पीआर। हाँ बट इट वाज क्यूट। गुड फॉर द गाय, वो खुश हो गया बेचारा। हाँ वो खुश हो गया। बाद हर साल तो नहीं आता अब। नहीं हर साल नहीं आता, वो शायद इधर उधर भी हो गया हो कहीं, या कहीं और दिल लग गया, कहीं और दिल लग गया होगा। ये होता है। हाँ कहीं के कहीं टेंशन लग जाए। हाँ। चल मुफ्त का केक तो मिल गया ना। केक मिल गया। अरे आप मतलब मैं उस मटेरियलिस्टिक थिंग पर नहीं जा रही, लेकिन वो जो उसकी एफर्ट थी ना, कि वो ऑफिस तक आया, उसने पूछा, उसने कहा कि नहीं ये बर्थडे के दिन ही उन्हें मिले। इट वाज रियली इम्प्रेसिव। ए फॉर एफर्ट ना। या तो अच्छी बात है। गुड जॉब बॉय। इतना सीरियस आजकल कोई होता नहीं है। आपने दिए कभी किसी को जाके फूल उसके ऑफिस? नहीं, कभी मौका ही नहीं आया। ये तो गलत किया ना आपने, एक आध बार तो आपको करना कोई चाहिए। होता तो देता ना, मैं यार तो मतलब दोस्तों को भी दे देते हैं सरप्राइज तो। नहीं, दोस्त भी तो ऐसे हो ना कि कभी वो संडे को कहीं पिकनिक पे जा रहे हो तो याद कर लिया करें। ये तो आपके दिल पे लग गई है। हाँ तो मेरे दिल पे तो लगी हुई है यहाँ पे। दोस्त जो है उसको पता है, लेकिन मतलब वही बात है, मतलब दोस्त भी तो ऐसे हो ना, आपको कटाए नहीं। कटाए नहीं, फ़ोन करके पूछ लें यार मैं ज़रा जा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ, लेकिन अगली दफ़ा तो मैं साथ ले जाऊँगा, ये भी कहने की ज़हमत नहीं की। बस जाके तस्वीरें डाल दी और हर पॉसिबल सोशल मीडिया का जो आउटलेट था ना उस पर बार बार डाल रही, ये देखो ये मैं इतवार को ये कर रहा था, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं घर पे इतवार को बैठा हुआ ये देख रहा हूँ। अच्छा नहीं, खैर आपने बड़ा सख्त इतवार गुजारा है, मुझे अंदाजा है। बहुत सख्त था, इट वाज वेरी हार्ड। क्या बताऊँ मैं आपको। चलें कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है। चले कोई मसले की बात नहीं है, अगला इतवार उसका अगला इतवार, कोई ना कोई इतवार ऐसा आएगा जो अच्छा होगा। चले, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, बहुत सारी बातें आपने की। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाते हैं। बिल्कुल, लेट्स टॉक। जल्दी बुलाइएगा, लेकिन जल्दी इन द सेंस कि जल्दी बुलाऊं या टाइम जल्दी बुलाइएगा, मतलब इन अ सेंस जल्दी बुलाइएगा। ठीक है, मतलब दैट्स हाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है। मैं कहा शायद दिन के टाइम में बुलाइएगा, ये बहुत लेट हो गया है। लेट तो ये खुद मेरी भी कुछ हरकतों से हुआ है, और होते होते नहीं, बल्कि मैं तो आधा घंटा पहले आ गई थी। जी हाँ मतलब आज मैं सही हूँ। आज तो आप टाइम से पहले हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।